अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के साथ। जैसे कि आपको पता है कि खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही है। इसमें आने से पहले हमेशा आप लोगों से यही कहते हैं कि जरूर आइए, अपनी आवाज जरूर मिलाइए हमारी आवाज के साथ, मगर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो। एग्री और डिसएग्री आप कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का फॉर्मेट यही है कि जरूरी नहीं कि आप हर कॉलर की बात पे जाएंगे, हाँ जी ये सही कह रहा है, पर आप ये तमीज के दायरे में अच्छे से लफ्ज चुन के बाद ये कहेंगे भाई मैं इस कॉलर से एग्री नहीं करता, और किसी की पर्सनल लाइफ पे ना जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। टॉपिक पे रहें, टॉपिक पे बात करें, टॉपिक पे जितना बोलना है आप बोलें, ये ज्यादा बेहतर है। तो अब आप जो मेरा टॉपिक है उस पे जरूर बात करेंगे। मेरे साथ एक पहले कॉलर है, और अब ये पहले कॉलर मेरे साथ आए हैं तो उनको थोड़ा टाइम दूंगी, उसके बाद दूसरा कॉलर आएगा उसको एयर करूंगी। ऐसा ना हो कि अभी ये आए हैं मैं इनसे बात शुरू करती हूँ तो डायरेक्ट फिर आप लोग आ जाए। तो थोड़ा सा देखिएगा, सुनिएगा, उसके बाद आप कीजिएगा। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप बताइए, क्या अभी इंतखाबात शुरू हो जाएं तो क्या लगता है आपको वोटर्स किसको वोट देगा? बताइए। देखिए आज तक की सिचुएशन और जी 4 साल को होने को भी है, तो जी ये अवाम की नजर जो होगी अब वो दूसरी जमात की तरफ ही होगी। ये जमातें हमारी यहाँ हैं कितनी, 300 जमातें हैं, 600 जमातें तो है नहीं, जी तो लौट फेर के वही आ जाते हैं। लेकिन सिस्टम को मैंने आपसे कहा ना, कल भी बात की कि जब तक आप चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा, सिस्टम पूरा चेंज करें, जी जब जाके कहीं एक नजर आता है कि हाँ भी ये चेंजेस नजर आ रही है कि इस दफा के सिनेरियो में इस जमात ने ये चेंजेस किए हैं। अब लौट फेर के अगर आप वही बात करते रहें कि इलेक्शन होगा तो कौन जीतेगा, आप देखें शेख रशीद के बयान से भी आज बड़ी कबल इस वक्त इंतखाबात की सूरत में वोटर्स की पसंदीदा जमात कौन सी हो सकती है? अब आप ये देखें कि हर कोई तो ये आज देखिए जब ये गेमा गेमी शुरू हो जाती है। वैसे आप ये बताएं, एक बात करेंगे 4 साल बाद हमेशा, अगर पहले भी देखें तो 3 दफा के वज़ीर आज़म रह चुके थे, 4 साल बाद हमेशा क्यों शोर मच जाता है कि हुकूमत जाने वाली है, हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी, एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है नहीं है, हाथ हट जाएगा। अब इसकी तरदीद जो शेख रशीद साहब बहुत जोर जोर से पूरे मीडिया में शोर मचाया हुआ था, आज उसकी तरदीद करने के लिए कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया इस बात से तरदीद करने की कि नहीं मैं इस बात की तरदीद नहीं दूंगा, मुझसे मांगी जा रही है पर नहीं दूंगा, और मैं इमरान खान के साथ खड़ा हुआ हूं और इमरान खान 6 महीने में तब्दीली लेकर आएगा। आप देखिएगा कितनी बड़ी तब्दीली आएगी, और मैं गारंटी देता हूं कि इमरान खान इस महंगाई पे काबू पा लेगा। तो आप बताएं क्या लगता है आपको? 6 महीने तो कुछ भी नहीं, जब 4 साल उन्होंने 3 साल से ज्यादा उनकी हुकूमत को हो गया तो वो कुछ भी काम नहीं कर सके, तो आप 6 महीने में करेंगे क्या काम? मैं कहता हूँ कि भाई आप अमली जामा क्यों नहीं पहनाते, जो चीज आप जो कहते हैं उसको क्यों नहीं आप पूरा करते हैं। अभी तक जो ये है कि जिन जिन वोट दिए इनको, इसको पीटीआई को, जी बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है वो मुतमईन है, पता नहीं किस सूरत में होंगे, लेकिन अदरवाइज तरीके से हालात है ना जी, वो मुतमईन नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हमने गलत वोट का चुनाव कर दिया, हमने वोट गलत दे दिया। लेकिन ठीक है, ये नहीं है कि पीटीआई के मैं अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी हुई है ना इस वक्त जी कि वो कुछ नजर नहीं आ रहा ना, कोई काम ही हो तो वो नजर नहीं आता है। ये फिर आप देखें ना कि वो शोर मचता रहा 3-4 3.5 साल से ज्यादा हो गया, बस चोर पकड़ ये हो ना, लेकिन कोई यानी जो पक्का जिसे कहते हैं ना कि आप इलेक्ट होके आए हैं तो इसका मतलब ये हो कि आपको तब्दीली तो लाए ना, कुछ काम में आप चेंजेस लाए कि उनके प्रोजेक्ट को आप टेक ओवर कर रहे हैं तो उससे अच्छा करें, कोई और तो करें। आपने देखा ना कि वो पाकिस्तान की जो लोग हैं, जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तानी हुकूमत कहती है कि हम मजबूत हैं, पाकिस्तानी अवाम का हाथ हमारे सर पर है। क्या हकीकत में पाकिस्तान की अवाम का हाथ इनके सर पर है? वो कहती है हम अपनी जगह पे कायम है। क्या पाकिस्तान, ये तो उनके अल्फाज है ना। हाँ, वो कह रहे हैं कि हम जो है ना हम अपनी जगह पे कायम है। क्या कप्तान डटा हुआ है और कप्तान को कोई गिरा नहीं सकता? तो और हुकूमत इसी तरह चलेगी क्या आपको लगता है कि हुकूमत इसी तरह चलेगी? अगर देखिए, ये असल बात तो ये है कि हुकूमत नहीं गिरी, कप्तान ऐसे ही चलाते रहे। हाँ, लेकिन उसमें कुछ नजर भी तो आना चाहिए ना, नजर भी तो आना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, नजर तो नहीं आ रहा। बस कोई ऐसी चीज हो रही हो ना कि आवाम को भी इत्मीनान का सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा ना जी। अब शोर शराबा इतना, प्रोपेगेंडा, अब देखिए ना, अब कुछ नहीं है तो 1 साल तक प्रोपेगेंडा ही होता रहेगा।
अरे देखे ना, अप्रैल में तो इलेक्शन की तैयारियां शुरू हुई है। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन शुरू हो जाएंगे एक साल के अभी 6 महीने अप्रैल में। आप अप्रैल है कितनी दूर आपके सामने ही है। तो अभी अप्रैल में तो इलेक्शन होना शुरू हो जाएंगे, ऐलान शुरू हो जाएंगे, उसकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो आपको लगता है कि जो हुकूमत की कारकर्दगी है इस वक्त, मगर शेख रशीद साहब तो ये कह रहे हैं कि जी 6 महीने में देखिएगा कैसी तब्दीली आएगी मुल्क के अंदर। पर कैसे तब्दीली कर सकते हैं? इदारों में तब्दीली ला सकते हैं? नहीं, इदारों में क्या, आप इदारों को तो सही तो करें। सही नहीं कर, यही तो कह रही हूँ कि देखे ना गरीब आवाम जो इस वक्त इतनी परेशान है। कोई भी इदारा ऐसा, क्या माफिया को पकड़ने में कामयाब होंगे? नहीं हो सकते माफिया को पकड़ने। क्या कहते हैं? वो भी नहीं हुआ ना, मतलब तो यही हो गया जी कि शुरुआत जो हुई वो ऐसी हुई थी, माफिया पे हाथ डालते 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 4 साल होने वाले हैं, तो नहीं तो हो पा रहा है ये। तो ये सारी चीजें अवाम अपने दिलों में लेके बैठी हुई है कि किस तरीके से हमने वोट दिए थे और किस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जी। तवक्कुआत से मैं तो अपने नजरिए के हिसाब से ये कहता हूँ कि तवक्कुआत से पूरे नहीं उतर पा रहे हैं। क्या वजूहत है, क्यों नहीं हो पा रहा है, ये कप्तान जो है खुद ही वजीर आजम साहब बताए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करें ताकि पता चलता रहे अपने वजीरों के साथ, अपने वजीरों के साथ। अब एडवाइजर इतने हो गए, अब एडवाइजर ही आगे आगे बातें कर देते, पता नहीं चल रहा होता है। शेख रशीद का मिसाल देखें, शेख रशीद जो कह रहे होते हैं वो ठीक है, लेकिन अगर देखें आपने देखा ना शेख रशीद ने तो कितना शोर मचाया हुआ है, कितना लगाया है कि मैं तो कप्तान के साथ खड़ा हुआ हूँ और मैं बताता हूँ कि मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कि कम से कम वो मेरी बात सुनता है और समझता है, और वो देखिएगा कि कितनी जल्दी 4-6 महीने के अंदर कैसे मुल्क के अंदर बेहतरी लेकर आता है, कितनी तब्दीली लाएगा। वो महंगाई पे हम काबू पा लेंगे और 100% आवाम हमारे साथ होगी और हम दोबारा से खड़े होंगे। अब आप अंदाजा लगाएं क्या वो इस्टेब्लिशमेंट उनका साथ देगी अभी जो हो रहे हैं हालात? अगर एज ए वोटर बात करूं तो मैं कहूंगा भाई अपने इतने दिन हो गए, अभी भी कोई तसल्ली बख्श जवाब ऐसा नहीं मिल रहा है आप लोगों की तरफ से ना। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट वाली सिचुएशन बनी हुई है इस टाइम पीटीआई की जी। वो छोड़ दें कि वो पहली हुकूमत में क्या हुआ था क्या हुआ, अब इस वक्त जो है ना इसको लेके तो चले, आप कहीं तो चेंजेस दिखाएं, कोई परफॉर्मेंस हो, कुछ ऐसी हो जिससे मुतमईन हो आवाम कि भाई चलो ठीक है, आपको उससे तो बेहतर है। यानी ये मिसाल तो दें आवाम कि उस पहले वाले से तो बेहतर ही है, चलो खा रहा है लेकिन काम तो कर रहा है, ये खा रहा है मगर लगा तो, यही हो गई मिसाल हो गई, खा रहा है लगा तो रहा है कोई रेशो बन नहीं रहा ना, कोई यानी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा ना कि बात करके 70% लग रहा है तो 30 खा रहा है, कोई पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है हुकूमत के अंदर जी। कुछ भी कोई यानी कोई इनके एडवाइजर वो कुछ बोल रहे होते हैं तो कुछ होता है, तो बिल्कुल। अब देखें कल की बात हो रही थी, वो बात हो रही थी कि उनसे मुलाकातें हुई हैं। अरे भाई मुलाकातें अगर हुई हैं तो वो वाले भी आके प्रेस पे क्लियर करते हैं हमने की नहीं है, ये ऐसी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो आवाम को तसल्ली हो जाए। अब ये होता है भाई आपने अगर मुलाकात आके अपने हुकूमत में, यार आपने ये कह रहे हैं तो हकीकतन में कल कॉलर ने अच्छा कहा, भाई आपकी क्या हैसियत है, आप कौन होते हैं मुलाकात करने वाले? आप तो हुकूमत, बड़ी प्यारी बात की थी जी, बहुत अच्छी बात की थी उन्होंने साहब ने कि बिल्कुल कोई हैसियत नहीं है भाई, आप इस वक्त बरसर इक़्तिदार हुकूमत आप चला रहे हैं तो आप अपने उस पर फोकस करें, ये अपोजिशन वालों से मिलने मिलाने से क्या फायदा, और आपके गड़बड़ हो रही, आप इसमें कोई सिचुएशन ऐसी पैदा ही नहीं करें जिससे आपके और अफेक्ट हो आपके आने वाले इलेक्शन में। आप देखें ना फिर वही हो रहा है कि आप अब आवाम किस तरफ देखे, 3 तो पार्टियां जी आवाम। अब मगर क्या लगता है कि अगर इस वक्त इलेक्शन होते हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है कि किस तरफ जाएगा बॉर्डर? तो डिस्ट्रीब्यूट तो होंगे, वोट तो होंगे, वही टूटी फूटी अगर फिर बनी हुकूमत तो बहुत बुरा हो जाएगा, फिर तो ये बड़ा मसला है। हुकूमती सतह पे जो जितने जो आपके, मगर आपको नहीं लगता कि अभी तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान, जिस तरह हम भी प्रोग्राम में बैठ के बात कर रहे होते हैं तो ये कह रहे होते हैं कि भाई इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है दयानतदार है, उनकी नीयत पे कोई शक नहीं कर सकता, वो चीटर नहीं है, उन्होंने करप्ट नहीं किया, वो करप्ट नहीं है, उनके ऊपर कोई करप्शन नहीं है। ये इस तरह की हम लोग बातें कर रहे होते हैं जबकि कॉलर आके बताते हैं कि ये देखें ये करप्शन। तो आपको लगता है कि इस वक्त भी इनका वोटर, इनकी जो अभी भी लोगों को शायद इनसे थोड़ी बहुत उम्मीदें, नौजवान नस्ल, जो नौजवान पढ़ा लिखा तबका है, बलोची तबका, पठान, ये सब इनके साथ हैं, जो घर में बहुत बड़ी औरतें हैं वो भी इनको सपोर्ट कर रही हैं इमरान खान को। तो आपको नहीं लगता कि पहले भी इनका ये आए थे तो बॉडी लेकर आए थे, वोट लेकर आए थे आवाम किए, और अभी भी इनका शायद वजन कुछ भारी नहीं हो गया और ज्यादा ये तो पावरफुल नहीं हो गए?
तो ये दोबारा से अगर ये गए भी, अगर इनके ऊपर से एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ हटा भी लिया, किसी और को इस कंडीशन में इनको लेकर आए, अगर ये गए भी, तो बताएं कि इनका साथ फिर कौन खड़ा ये होगा, कि पावरफुल है नहीं है, वजन है इनका नहीं है, कि आपको क्या लगता है? मगर देखिए ना, अगर मैं तज्जिया करें, अगर सर्वे करें, तो अभी भी लोगों को लोग क्या कहते हैं, लोगों से जब बात करो तो कहते हैं कि ये बंदा खुद सही था, पर इसके साथ जो लोग हैं वो सही नहीं है, जो मैं अक्सर बात कर रही होती हूँ। तो यही होता है जी। एक अच्छे डॉक्टर, तो यानी कि वो ये कहा जाएगा, जब अगर इनको उतारा भी गया, अगर किसी और को लाया भी गया, जिस तरह की चेमा गोइयां हो रही हैं, जिस तरह से हवा चल रही है, जिस तरफ का रुख ले रही है हवा, अगर उतारा भी गया, तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान फिर दोबारा से पहले की तरह धरना देंगे और पहले की तरह अवाम इनका साथ खड़ी होगी क्या? ये तो है, ये तो सियासत में हाँ, तो आपको लग रहा है कि अवाम साथ देगी दोबारा से इसी तरह जिस तरह पहले इमरान खान का साथ दिया? इस वक्त जो है ना, इस वक्त बहुत ग्राफ नीचे जा रहा है अवाम की नजर में जी। वो जो उनके वोटर्स थे, जो बहुत दूर दूर से इनके साथ जुड़े थे जी, वो इस उम्मीद के साथ ही जुड़े थे ना कि इस सिलसिले में ये हुकूमत हमें कुछ करके दिखाएगी, और या हमारे नहीं कुछ नहीं, कम अज कम पिछली हुकूमतों को जो है ना बिल्कुल नीचे गिरा देगी। लेकिन वो ऐसा नहीं हो पा रहा है, अभी तक तो नहीं हो रहा। अगर शेख रशीद साहब जो कह देते हैं इस बात को, तो उनकी अगर बात को लेकर चलते हैं 3 से 4 महीने में क्या हो जाएगा? 6 महीने का टाइम मांग रहे हैं कि 6 महीने बाद मैं आऊंगा। अब उन्होंने ये भी वो कर लिया, दावा कर लिया एक बहुत बड़ा, कि मैं 6 महीने तक मीडिया में नहीं आऊंगा, 6 महीने तक मुझसे कोई सवाल नहीं करो, आज जितने सवालात करने कर लो और आप जितना जवाब लेने ले लो, और मैं 6 महीने बाद आके अवाम के सामने खड़ा हूंगा, ये दावा किया उन्होंने। तो कहाँ तक सही है? आप देखिए ना, इसमें क्या अब लोग मुझे कहेंगे कि आप क्या शेख रशीद की बात कर रही हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड जाइएगा नीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अरे वो तो कॉलर सिर्फ देखना चाह रहे थे कि लाइव शो जा रहा है नहीं जा रहा। कुछ कॉलर तो ऐसे हैं जो सिर्फ चेक करते हैं। नहीं देखें जी, आप जो है ना आवाम को इससे कोई चल रहा है। आप 6 महीने के बाद क्या हो जाएगा? मसनूई आप मुझे तो मैं उसको महंगाई को खत्म कर लेंगे, जी हो सकता है। मसनूई तौर पे दिखावे के तौर पे ये कह दें आप कि अपनी जेबों में से दे के अगर आप इस तरह करें, लेकिन ये सिस्टम की इम्प्रूवमेंट का आप ये तरीकाकार नहीं है ना जी। आप इस तरीकाकार को लेके हुकूमत को चलाएंगे तो मुझे मैं नहीं समझता कि कुछ आगे तक बढ़ पा रही है, और ना बढ़े हैं अभी तक। हर आदमी का यही ख्याल है कि इमरान खान खुद सही है, लेकिन उसकी यही कह रही हूँ ना कि देखे ना, ज्यादातर हम भी बात कर रहे होते तो यही कह रहे होते कि इमरान खान करप्ट नहीं है, बेईमान नहीं है, इसकी नियत पे कोई शक नहीं करते। तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी शायद अवाम को इनसे कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं कि ये काम करा ले। देखें, अगर सर्वे देख ले, मैं भी अभी कल भी देख रहा था चैनल के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, उस सर्वे के हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो जो तवक्कुआत का जो था लेवल ना, उनके ग्राफ जो एक ऊपर की तरफ था ना, जब इलेक्ट किया गया इनको, वो काफी हाई था, और इस तरीके से था कि शायद हो सकता है कि नून के या पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट में वो बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन नहीं कर पा रहे, नहीं किया, कुछ भी नहीं किया अभी तक। सही कह रहे हैं। आपसे कहा था, चलो जिक्र किया था, डॉक्टर नईम स्पेशलाइज कर रहे हैं इंटरनल मेडिसिन के अंदर, बड़ी प्यारी बात की थी उन्होंने कहा 2-3 चीजें तो आप बताए ना। मैंने कहा जैसे पहली उनकी बात थी कि भी चेहरे बदलने से नहीं, सिस्टम बदले। आपका जितना भी जुडिशरी सिस्टम है वो बिल्कुल वो है। आप देखें शाहरुख जतोई। एक सेकंड जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बड़े दिनों बाद आपने तो कॉल की। हाँ, आज अपनी बहन को मिस कर रहा था, मैंने कहा फोन करूंगा मैं। अरे बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं कॉल किया करें, अच्छी बात करते हैं आप। अच्छा, थैंक यू सो मच जी। नहीं, आपका टॉपिक बहुत अच्छा चल रहा है इमरान खान के ऊपर जी। मगर एक शिकायत है मेरे को, बताएं। ये इमरान खान साहब से मेरे को एक शिकायत है। कितनी दफा पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह आया, चाहे जमहूरियत वगैरह सबसे पूछ के आया, इस वक्त स्पेशली सिंध के अंदर माशाल्लाह की जरूरत है। मतलब माशाल्लाह का मतलब क्या, फौज को लेके उनकी ओवरटर्न करे पीपुल्स पार्टी को इसलिए नहीं लेके आए, इसलिए आपको लाए थे कि वो लोग छोटे हैं पीपुल्स पार्टी वाले, और आप पूरा जो गढ़ है पाकिस्तान का कराची, उसको उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया कराची को। तो जो दिस इज अबाउट टाइम के मतलब शामिल हो। मगर प्रॉब्लम ये, फौज के खुद के हाथ घी में डूबे हुए। अभी नवाज शरीफ अरबों रुपए देके चला गया पाकिस्तान से, उसके अंदर बाकायदा जो आपका चीफ जस्टिस
उनके हाथ घी में डूबे हुए, उसके अंदर फौज की भी हाथ थी। तो चीफ जस्टिस और फौज मिलके उसको निकाले, ये नहीं पूछे कि आप कब आ रहे हैं वापस, पैसे कब ला रहे हैं वापस। जी तो ये आपका भी यही सवाल है कि एहतसाब नहीं हो सका, यही कहना चाहते हैं ना? एहतसाब नहीं हो सका और इतनी दफा माशाल्लाह गलत कामों के लिए पाकिस्तान में आया, एक अच्छे काम वक्त के काम के लिए क्या माशाल्लाह नहीं आ सकता। सिर्फ सिंध के अंदर, नॉट पाकिस्तान के अंदर, और इमरान खान को आके सपोर्ट करे, मगर खुद फौज के हाथ घी में डूबे हुए हैं। आप समझ गए ना मेरी बात? तो वो जो नवाज शरीफ एक बेहतरीन मिसाल है पूरे पाकिस्तान के लिए कि कोई जस्टिस अमीरों के वास्ते, गरीबों के वास्ते है, अमीरों के वास्ते नहीं है। पैसे दिए और फर्स्ट क्लास प्लेन में बैठे होने चला गया, मुस्कुराता हुआ पैसे लेके, किसी में दम है तो मुझे रोक के दिखाओ। दिस इज पाकिस्तान। मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे और तमाम आपके ऑडियंस से, ये है कायदे आज़म का ख्वाब? ये इसलिए लोग इसलिए मरे पाकिस्तान बनाने के वास्ते कि चट्टों को फर्स्ट क्लास के अंदर बिठा के प्लेन के अंदर लंदन लेके जाएंगे और लंदन वाले वापस भेजेंगे, उनको पैसे भी भेजना पड़ेंगे वो भेजने के लिए। अब जो इंडिया पाकिस्तान में गए थे, कोहिनूर कहाँ है इस वक्त? वो चोटे हैं, वो आपको पता है, मेरे को भी पता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। दोबारा कॉल कर सकते हैं अगर जहन में कोई टॉपिक आए तो। बात देखिए, आपने सुनी उनकी कॉलर की बात जी? जी देखिए, ये जज्बात हैं एक पाकिस्तानी होने के ना, ठीक है, वो हकीकत में बात कहते हैं कि असद के गुनाह में हाथ बिल्कुल डूबे हुए हैं हर एक के तरीके से। कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसे के मुखलिस हो। अब आप ये देखें ना कि एक दफा गिरेबान में हाथ डालते हैं, दूसरे दिन इनके साथ बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो देखें ना सियासत क्या चल रही है पाकिस्तान के अंदर, हालात किस तरह बेहतर होंगे, सिस्टम सही हो नहीं रहा, सजाएं किसी को दी नहीं जा रही हैं। अब आगे कब तक ये सपोर्ट करते रहेंगे जी इमरान खान बहुत नाइस हैं, इमरान खान की नीयत पे शक ना करो, इमरान खान ईमानदार हैं, तो बेचारी वो जो गरीब आवाम पिस रही है, तो उसको किस तरह मुल्क के अंदर बेहतरी आएगी और मुल्क में किस तरह सारी चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अब इनकी देखें गवर्नर ऐसी रही, हुकूमत ऐसी रही कि कोई काम भी ढंग से नहीं कर सकी। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, 2-3 कॉलर हैं जी। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? सबको सलाम। और अभी बस एक कॉलर जो है तो उनकी बात मैं सुन रहा था जी। अच्छा देखिए, उन्होंने मेरे ख्याल से 1.5 मिनट की आपसे मैं होल्ड करा दूं एक कॉलर को। जी हेलो, 1 मिनट के लिए होल्ड करें, मैं लेती हूँ आपको। जी हाँ, 1-1.5 मिनट की कॉल की। ये पुराने कॉलर हैं, बहुत जबरदस्त आते थे, ये बहुत अब नहीं आते थे। अच्छी तो बात करी, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन था। एक तो उन्होंने कहा कि सारा उन्होंने कहा नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ पैसे लेके भाग गया, नवाज शरीफ ये हो गया। उन्होंने ये कहा कि जब नवाज शरीफ, देखिए मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा नवाज शरीफ जब जा रहा था तो टाटा करता हुआ मुस्कुराता हुआ चला गया तो पैसे ले लिए। हाँ उन्होंने ये बोला। तो उन्होंने ये कहा, लेकिन कह रहे हैं मार्शल लॉ लगाओ सिंध में। ये बात समझ में नहीं आई, समझे? मार्शल लॉ तो पंजाब में लगाओ भाई, पंजाब में लगाओ, सिंध में लगाओ मार्शल लॉ। नंबर 2 उन्होंने कहा कि फौज के हाथ खुद घी में जी, फिर फौज से ही कह रहे हैं मार्शल लॉ लगाओ, मार्शल लॉ लगाओ। हाँ तो, ये बात भी सही कहा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि ये खुद भी समझ जाए कि मसाइल कहाँ पर है। मसाइल तो ये मार्शल लॉ और सिंध में और ये इससे कुछ नहीं होगा। ये एक जमहूरियत चलने दें, आप लोगों को फैसला करने दें। हर 5 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जो भी है सिस्टम को चलने दें, खुद ब खुद बेहतरी आती चली जाएगी। ये माशाअल्लाह। अच्छा तो बताएं कि अभी जो इस वक्त अगर इलेक्शन होते हैं तो वोटर किसको वोट देगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय थोड़ा सा तज्जिया दें, आपको क्या लगता है? देखिए भाई, अभी जो अगर इलेक्शन हुए, अगर इस महीने, 2 महीने, 1 महीने में इलेक्शन हुए तो आपको अंदाजा हो गया ना खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ। और पंजाब में अगर आप इलेक्शन करा दें, मगर ये कहा जाता है, जिस तरह मैं भी अपने शो में कहती हूँ, शायद हो सकता है आप लोग भी इख्तलाफ करेंगे मेरी इस बात से, कि मैं ये हमेशा कहती हूँ ना कि इमरान खान के साथ काबीना में उनके जो अपने लोग हैं वो सही नहीं है, वो काम नहीं करने देते। बात मैं आप सारी जिंदगी करती रहे, मैं नहीं मानूंगा। अच्छा आप नहीं मानेंगे, यानी कि जो उनके काबीना के लोग हैं, कोई भी अक्लमंद आदमी ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आप कह रही हैं कि कैप्टन सही है, पूरी टीम खराब है। वो भाई कैप्टन ने टीम सिलेक्ट करी है, मैंने थोड़ी सिलेक्ट करी है यार। राइट, आप सही कह रहे हैं, मगर टीम वही टीम लेके बैठे हुए ना जो साबका हुकूमतों की टीम थी, वही लेके बैठे हुए। एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप कैप्टन है ना, आप कह रहे हैं मैं बहुत ईमानदार हूँ, बकौल आपके, मैं तो नहीं कहता हूँ, और बहुत अक्लमंद भी हूँ। आप करते क्या है कैप्टन जी? आपका एक वजीर चोरी करता है, आप उसको उस महकमे में हटा के दूसरे महकमे में लगा देते जी। शेख रशीद रेलवे के वजीर थे, उनकी ऐसी की तैसी हो गई रेलवे की। आपने बजाय उनको घर भेजने के,
आपने उनको इत्तलात का वजीर बना दिया। अब वो टीवी पे ज्यादा नजर आते हैं, इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं, और उनका जो महकमा है उसमें आप देखें क्या हो रहा है, और बड़े बड़े दावे करते हैं वो। हाँ, तो इंटरनल मामला देखे पाकिस्तान के कहाँ जा रहे हैं, धमाके ये वो। दूसरा जी जी जी, वो वजीर इत्तलात थे, मरी में इतना बड़ा सानिया हो गया, वो टीवी पे आके वो बिलावजह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ करते हैं। अब भाई अपने काम पे तवज्जो दो, वो अपनी वजारत पे कैसे मौजूद है, इतने लोग मरी में हलाक हो गए। जी जी तो जी अगर जी, कैप्टन क्या कर रहा है, तो भाई कैप्टन ने तो सारे आईजी तब्दील कर दी, डीआईजी तब्दील कर लिए। कैप्टन को अपने जो है बहनों की जमीन वागुजार करा देनी थी, उन्होंने डीआईजी वहां से मंगवा के अपने घर वालों की जमीनें वागुजार कराई। आप कह रही हैं कि कैप्टन सही है, बाकी टीम खराब है। चले भाई मैं तो कोई भी इस बात को नहीं मानेगा। बहरहाल चले, दोबारा कॉल कर लीजिएगा, मैं कॉलर को क्लियर कर दूं थोड़ा सा, फिर आपसे लंबी लंबी बातें लेती हूँ। जी जी जनाब। जी जी अच्छा, आपको भी सलाम, आपके नाज़रीन को भी जी। आपको तो आज टॉपिक ही राना शमीम के ऊपर रखना चाहिए था जी। मतलब ये आपके मुल्क के 3 दफा के वजीर आजम, मतलब इतना घटिया, मतलब कोई घटिया काम कर सकता है? इससे बड़ा और घटिया काम क्या होगा कि जाली एफिडेविट साबित हो गया। मतलब इंतहा हो गई पाकिस्तान में इस तरह के काम कर। जी अच्छा, तो आपका ये जो टॉपिक है इस सिलसिले में आप क्या बात करेंगे? जी आप ये जो जी हमसे कोई पूछे कि आपका वजीर आजम वहाँ 3 दफा था, जो एक मतलब सिसिलियन माफिया गॉडफादर तो है, उसके मतलब लंदन में बैठ के क्या काम कर रहा था? आप सोचें जरा सा, मतलब शर्म, हम कहाँ जाएंगे? किसी को क्या मुंह दिखा सकते हैं? कल वो पाकिस्तान से कह रहे थे शेर, भाई तुम एक शेर ये हरकतें करता है? शेर तो मैदान में आके मुकाबला करता है, तुम उसको शेर कह रहे हो जिसने शर्म से सर झुका दिए पाकिस्तानियों के। तो भाई आप ये देखें ना, तो फिर दोनों अदालत में क्यों नहीं पेश हो रहा है? राना शमीम पर अगर फर्द जुर्म आयद हो गया है तो सापनी निसार साहब को भी अदालत पेश होकर बयानिया हल्फिए देना चाहिए, दोनों आके बैठे तो अदालत में जाए, क्यों नहीं जा रहे? जब जो इल्जामात लगाए, अगर नवाज शरीफ से बातें होती रही हैं तो वाजे करें ना उस चीज की। लंदन से इरफान हाशमी ने तो सारी मतलब, तो आप ये बताएं ना, तो फिर क्यों नहीं इस पे वर्क क्यों नहीं हो रहा? अदालत क्यों नहीं जा रहे? वो लोग तो कह रहे हैं हम तो जवाब देने के लिए तैयार हैं, अपोजिशन तो कह रही है ना कि आके हल्फे बयान फर्दे जो ये देखें, हमारी अदालतें कंप्रोमाइज हैं। क्यों कंप्रोमाइज है? मेरा सवाल पैदा होता है, अदालतें क्यों कंप्रोमाइज हैं? क्यों कंप्रोमाइज कर रहे हैं? देखिए मैंने इसलिए पीछे तो ये जाना चाहिए ना, क्यों नहीं जा रहा? इमरान खान की हुकूमत है, इमरान खान को चाहिए एक्शन ले। आपको तो अंदाजा होना चाहिए कि आपके मुल्क का हाल ये है। मुझे सिर्फ ये बता दें, आपका जो आप ये बताएं कि कब तक है ना हम लोग ये कहते रहेंगे कि मुल्क का हाल ये है? कौन आके सही करेगा? आपसे सवाल है, बताइए कौन आए ऐसा वज़रा, कौन ऐसा वज़ीर आज़म बने मुल्क का जो मुल्क के हालात को बेहतरी की तरफ लेकर आए? आप 2/3 मेजॉरिटी दें, ये तीतर बटेर होके ना। इमरान खान ने 4 साल में, आप ये देखें, अगर इमरान खान की आज जो अपोजिशन बिल्कुल नालायक अपोजिशन थी, कोई अपोजिशन में जान नहीं थी, मगर आप ये देख लें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोई काम ही नहीं करके दिखाया। सवाल ये पैदा होता है कि देखें इमरान खान, आप ये देखें इमरान खान ने कोई काम नहीं करके दिखाया, कोई कारकर्दगी नहीं करके दिखाई, जिसकी वजह से आज जो मशहूर है। देखें आप ये देखें कि अगर आप देखें पूरे मीडिया देख लें, आप कहीं कहीं शो देख लें, आप उठा के आप हर चीज उठा के देख लें, इमरान खान की आपको, आप एक बात सुने, एक सच डाल देता मीडिया का मुंह हमेशा के लिए जैसे डले हुए थे। अरे आप एक बात तो सुन लें, आप बात तो सुन लें कि एक गरीब आदमी, अगर आप उसके घर के ऊपर दरवाजे पे खटखटा के पूछ लेना, आज बहुत बुरी हालत है मुल्क की, बहुत ज्यादा क्राइसिस में मुल्क पड़ी है। आपने कल यहाँ के भी हाल देख लें, पूरी दुनिया का हाल देख लें। ये नहीं है कि पाकिस्तान में महंगाई हुई है, पूरी दुनिया में महंगाई। अगर आप पाकिस्तान का हाल देखें ना, आप पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में देखें ना गरीब तबका कितना, दिहाड़ीदार तबका किस कदर है। जितने भी इंटरनेशनल, देखिए आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि इमरान खान, अच्छा आप ये बता दें कि ये जो इमरान खान सही ट्रैक पे आ गई है, क्यों लिख रहे हैं? अभी तक आपको नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है? अच्छा आपको नजर आ रहा है? एक सेकंड जी, आपको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान सही ट्रैक पे आ गया? बिल्कुल नजर आ रहा है। मैं आपको एक चले आपकी, ये लास्ट एंड फाइनल दफा गया है पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में।
ये आप मेरी बात याद कर लें अपनी। लोग तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है IMF के घुटनों में बैठ गया जी। होगा ना तो आप अपनी ग्रोथ देख लीजिएगा पाकिस्तान की कहाँ पे खड़ी होगी। चले और पाकिस्तान के रिजर्व कहाँ पे होंगी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कहाँ पे होंगी, ये मेरी बात आप लिख लें, मैं ये लाइव आपके सामने कह रहा हूँ। चले मैंने लिख लिया। हाँ, और ये जो आप देखें, वो तो नाम, जब एक चीज कह दें कि ना माने हम, तो हर चीज में ही वो तो किसी चीज को नहीं मानेंगे। उन्होंने 40 साल जो करप्शन को देखते हुए ना माना, पूरी पाकिस्तान चले ठीक है, दोबारा कॉल कीजिएगा, दोबारा से कॉल कीजिएगा। मैं कॉलरों को क्लियर करती हूँ, फिर आपको लेती हूँ दोबारा से। थोड़ा छोटा मैसेज दें ताकि कॉलर जल्दी से क्लियर हो, ताकि अपना व्यूज दे सके। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। बात ये है कि टॉपिक के ऊपर कंटेंट ना हो तो बेवक्ती रागनी यहाँ भी कही जा रही है। राना शमीम का तल्लक गवर्नर से क्या तल्लक है, राना शमीम का तल्लक महंगाई से क्या है, राना शमीम का तल्लक अवाम से क्या है। फिर कहते हैं कि वो जली एफिडेविट है। जिस बंदे ने एफिडेविट किया है, दिया, वो कहता हाँ मैंने साइन किए हैं। जिसके ऊपर उसके ऊपर फर्ज जुर्म आयद की गई है, अदालत ने माना कि ये इसने एफिडेविट दिया, इस वजह से उसको अपना उसके ऊपर फर्ज जुर्म आयद की गई है। फर्ज जुर्म आयद हुई है कि उसने तौहीन अदालत किया है, यानी दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि उसने अपनी आजादी राय का इजहार किया, तो जली एफिडेविट कहाँ से हो गया। अच्छा चले दूसरी तरफ आते हैं। बात यह है कि पार्टी जो है इलेक्शन में वो पसंदीदा होती है जिसको अवाम पसंद करे। अपना वो पार्टी वो अपना पसंदीदा होती है जिसकी माजी में कोई कारकर्दगी रही हो। पार्टी वो पसंदीदा होती है जिसके पास कोई मैनिफेस्टो हो। पार्टी वो पसंदीदा होती है जिसके पास कोई टीम हो जो अपना टीम वर्क के साथ काम करे। उसके लिए जरूरी है कि आप जो है उसका बैकग्राउंड देख लें, पार्टी का उसके किसने डिलीवर किया। मुख्तर सी बात यह है कि सक्सेसफुल पार्टी के लिए उसमें कैपेबिलिटी, उसमें कैपेसिटी, उसमें एबिलिटी और उसमें विजन होना चाहिए। और ये तमाम चीजें जो हैं वो मुस्लिम लीग में नवाज शरीफ की अपना क़यादत में मौजूद हैं, इसलिए वो आम के पसंदीदा। थैंक यू वेरी मच। अरे 3-4 कॉलर मेरे साथ होल्ड पे थे और ड्रॉप हो गए। अब कर लें कॉल, मैं आपको एयर कर दूंगी। मैं थोड़ी सी देर के लिए होल्ड पे रहते हैं तो मैं आपको एयर करती, पर आप तो ड्रॉप ही हो जाते हैं। जी जनाब जी। अब आप ये देख रहे हैं कि कॉलर मेरे साथ होल्ड पर ही थे, इनको शुरू में मैंने लिया, उसके बाद ये मेरे साथ होल्ड पर, मैंने दोबारा से एयर कर लिया, इसलिए कि सब कॉलर क्लियर कराया और ले लिया। तो इस तरह आप भी होल्ड पे रहा करें। जी नापसंदीदा ये अलग और चीज है, एक अलग क्राइटेरिया कह सकते हैं इसको। एक सेकंड, एक लाइन का जवाब ले लूं उनसे। जी हेलो जी। जी मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ। कॉलर है वो कहना कि 2/3 मेजोरिटी दे दी इमरान खान जी, मतलब हम दे दें उनको जी, उससे जीत नहीं सकते। वैसे तो खैर मांगने के वो एक्सपर्ट है, तो वो शायद मांग के ले लें। बात ये है तो आपको लग रहा है कि मांग के लेंगे तो मिल जाएगी इस कंडीशन में जो हालात चल रहे हैं इस वक्त मुल्क के? आपको मैंने 3 महीने पहले लिखवाया था ना 35 सीटें। जी 35 सीटें लिखवाई थी, मुझे याद है, अभी तक लिखी हुई मेरे पास। मैं उसी पे कायम हूँ, बल्कि उससे कम कर दूंगा मजीद। अच्छा तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि आप ये देखें जी, ये मेजोरिटी 8 साल से ये मगर अच्छा एक सवाल मेरा आपसे, एक सवाल है, आप कह रहे हैं कि 35 सीटें। एक बात सुन लें और फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। देखिए केपीके 8 साल से मेजोरिटी में है, सही, वहाँ पे इलेक्शन क्यों हार गए? चारों मेजर सिटी में है, इसलिए आपकी कारकर्दगी नहीं है। अब लोग बेवकूफ बदवित नहीं बनना चाहेंगे, लिहाजा उन्होंने अपने साबित कर दिया इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके और इनको वोट ना देके और अपोजिशन की पार्टी को जिता के साबित कर दिया कि आप नया है, आपसे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा अब आप सवाल कीजिए। मैं ये सवाल कर रही हूँ कि आपको लगता है कि है ना, ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान जब पहले आए थे शुरू में स्टार्ट में, लोगों ने, अवाम ने इनको सिलेक्ट किया, चले वो लोग कहते हैं कि नहीं जी अब एस्टेब्लिशमेंट ने कराई, पर अवाम ने वोट दिए। एस्टेब्लिशमेंट भी उसी को चुनती है जब देखती है कि अवाम का रुझान किस साइड पे है। तो आप भी जानते होंगे ना, जितने भी लोग लाए एस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए थे, एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ रखा था, मगर एस्टेब्लिशमेंट भी इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो ये समझे कि भाई इस बंदे को हम लेकर आ रहे हैं तो इस बंदे के साथ अवाम नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ अवाम थी लेकर आए, पर अब आपको क्या लगता है कि पहले की तरह वो धरना देंगे और पहले की तरह अवाम इनको सिलेक्ट करेगी दोबारा से? अगर इनको गिरा दी जाती है इनकी हुकूमत, जो आजकल बातें हो रही हैं बहुत ज्यादा छीमा गोइयां, बहुत गर्म है ये खबरें कि जी हुकूमत आज गई कल गई, अब गिरा देंगे इस हुकूमत को। तो अगर गिर जाती है इनकेस हुकूमत अपना 5 साल पूरा नहीं करती टर्नओवर, तो आपको क्या लगता है कि पहले की तरह इमरान खान
धरना देंगे और आवाम फिर दोबारा से खड़ी हो जाएगी इनके लिए या नहीं होगी? ये सवाल था मेरा आपसे। देखिए बात ये है कि पहले सीटें तो नहीं मिलने वाली बात हो रही है, ये हो रही है कि गिर जाती है हुकूमत, तो आप क्या देखते हैं इसको? नहीं, गवर्नमेंट गिरेगी नहीं जी, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट गिरने वाली नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट अपना 5 साल पूरे करेगी। हाँ, मतलब ये गवर्नमेंट तो है ही नहीं ना, मैंने आपको पहले कई दफा कहा गवर्नमेंट है कहाँ। तो जो जिस तरह की भी गवर्नमेंट है इसको गिरना नहीं है, ये इसी तरह चलेगी, कोई भी इसको गिराना नहीं चाहेगा बल्कि प्रेशर बनाता चला जाएगा। गिराने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को। गिराने का मतलब ये है कि आपने इनको शहीद कर दिया सियासी, और फिर ये रिबाउंड करेंगे, तो कोई भी पार्टी जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग इनको गिराएगी नहीं। अच्छा, ये सिर्फ प्रेशर बनाते रहेंगे 6 महीने मजीद, उसके बाद तो खुद ब खुद इलेक्शन में आ जाएंगे सब। और उससे पहले अभी देखें इन्होंने ऐलान करा है पंजाब में बलदियाती इलेक्शन का, ठीक है ना। तो अब उसमें देखें कि अभी सूरत हाल वाज़ा हो जाएगी, लेकिन अगर इलेक्शन आज या कल होते तो ये नून लीग ने तो स्वीप कर देना था पंजाब में पूरा। अब ये इन्होंने मई में कराने का सोचा है। देखें, मुझे नहीं लगता इलेक्शन होंगे, मुझे लगता है ये सिर्फ ऐलान है, क्योंकि इनको अपनी पोजीशन का पता है, ठीक है। अच्छा, अब उसमें भी देख लेंगे। दूसरी बात ये भी, इनको कौन हटाएगा यार? अगर हटाएगा भी तो इनके अपने लोगों से ही कोई रिप्लेस होगा, यानी इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी ये कोई नहीं आएगा। इन्हीं हो सकता है अगर तो इनकी हुकूमत जाती है तो शाह महमूद कुरैशी शायद बन जाए, शायद जो है वो परवेज खटक बन जाए, कोई दूसरी पार्टी का आदमी आएगा नहीं। अच्छा जी, यानी कि आप कहेंगे दूसरी पार्टी का आदमी नहीं आएगा? लाइन ड्रॉप हो गई इनकी। जी हेलो, जी हेलो 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 जी, वालेकुम। ठीक है, बस ठीक ठाक, आप सुनाइए। वो क्या कहते हैं, अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं। 3 महीने पहले बता दिया था ये जाएगी नहीं, दोनों तरफ खेल रहे हैं। पहले तो ये परेशान है इमरान खान से और कमर टूट रही है लोगों की, लोग खुदकशी कर रहे हैं, और एक तरफ बोल रहे हैं ये हुकूमत को गिराएंगे नहीं, यानी कि लोगों से दुश्मनी कर रहे हैं। ये वो कह रहे हैं कि हुकूमत को गिराएं, हुकूमत नहीं जाएगी, अगर गिरा भी देंगे तो है ना कतरा। दोनों तरफ खेल रहे हैं ना। ये तो बचपन में इन्होंने शेरवानी सिला ली थी और अब कह रहे 3 महीना पहले ये बोला था। हर दिन ये बोलते हैं कमर टूट रही है, महंगाई है, लोग खुदकशी कर रहे हैं, तो भाई इसको गिरा दो ना, गिराओ, लोगों को बचा लो, इमरान खान को गिराओ। तो ये दोनों तरफ खेल रहे हैं, कह रहे हैं कि इमरान खान चलता भी रहे, लोग खुदकशी भी करें, लोग मरते भी जाए, और ये यहाँ आके ना फोरकास्ट करते रहे। तो भाई एक तरफ खेलो। मैं तो बोलता हूँ इमरान खान जबरदस्त है, आप बोलते हैं इमरान खान खराब है, तो आप इसको गिरा दो, आप वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस ले आओ, आईनी तरीके से इसको खत्म करो। इसका मतलब आपके पास पावर ही नहीं है। सियासी शहीद को तो आप छोड़े, आप ये बल्दिया के इलेक्शन को और जिमनी इलेक्शन को नेशनल इलेक्शन से मिलाते हैं। ये दुनिया का वाहिद, ये इनकी सोच देखे कि वो जिमनी इलेक्शन हार गया। अरे जिमनी से क्या ताल्लुक है नेशनल इलेक्शन का? इसका सिनारियो कुछ और होता है। और राना शमीम अब कहाँ गए? राना शमीम तस्वीर की तरह पढ़ते थे हमारे कॉलर एबीसी वाले, वो तोता मैना राना शमीम। आज तौहीन अदालत खत्म, डन। आपकी सबसे बड़ी इंसल्ट ये होती है कि आपने अदालत की तौहीन की है, अब आप बाहर हो गए, आपने गलत काम किया, गलत काम में हिस्सा लिया है। आप उसकी डेफिनेशन में जाएं तो बेइज्जती के अलावा आपको कुछ नहीं मिला। तो ये कह रहे हैं मरियम कैदी ने नवाज शरीफ को तो डुबोया, अपने शौहर सफदर का भी एफआईआर कटाया कराची में अपना कायदे के मज़ार पे, और तीसरा ये लॉयर को भी जलील करा रही है। अब चौथा जो भी इनके पास है वो जलील हो जाएगा। तो ये राना शमीम है, अभी सब भूल गए। थोड़ा सा इमरान खान के खिलाफ आता ना, इस वक्त सब ताजा बैठे होते और पानी पी रहे होते और राना शमीम कर रहे होते। थैंक यू सो मच। जी जनाब, जी एक भाई साहब आए थे, पुराने कॉलर हैं हमारे, उन्होंने मार्शाल्लाह की बात की थी आगे। मैंने आपके शो में 2-3 दफा ये बात की हुई है। सिर्फ कराची में मार्शाल्लाह नहीं लगनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान में मार्शाल्लाह लगनी चाहिए। और इस वक्त वो जो मार्शाल्लाह लगे वो खूनी मार्शाल्लाह हो। मुजीबर रहमान को खत्म कर दिया था ना, जैसे मुजीबर रहमान को खत्म किया था, ऐसे जी पाकिस्तान में खत्म कर दें, तो देखें कैसे हालात बदलते हैं। और दूसरी रही शेख रशीद की बात है, वो जी रेलवे को तबाह कर दिया। शेख रशीद ने रेलवे को तबाह नहीं किया था, इत्तेफाक फाउंड्री ने किया था। इत्तेफाक फाउंड्री में मैं नहीं कहता कि ये खुद चोरी करते थे, लेकिन इनके पास चोरी का माल आगे बिका करता था।
रेलवे का कोला खरीदते थे ये, और रेलवे का लोहा खरीदते थे, और उस वक्त से खरीदते थे जब ज़िया उल हक की हुकूमत थी उस वक्त। ये वज़ीर खजाना थे, और फिर ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर लग गए थे नवाज शरीफ। उस वक्त इन्होंने रेलवे उड़ाया था, रेलवे शेख रशीद ने या दूसरे पे आप ब्लेम नहीं कर सकते कि रेलवे, ये तो पूरे के पूरे एयरप्लेन खा गए हुए हैं। इनसे कभी ये पूछे कि वो पीआई का जो त्यारा गैप हुआ था वो कहाँ गया है? आज तक किसी ने इनसे नहीं पूछा, और ना ये बताते। इन्होंने तो बेच दिया वहाँ सब कुछ, पूरे रेलवे के इंजन थे ना वो गैप हुए उस वक्त। जो चोर था ना, वॉचमैन होता था रेलवे में, वो सारे का सारा लोहा ला के इनके पास बेचा था, और रेलवे का कोला बेचा करते थे। रेलवे उस वक्त तबाह हुआ है। रेलवे शेख रशीद के पास 12 और 14 मिनिस्ट्री रही है। आज तक उसमें इल्जाम लगा दे कि उसने किसी से एक पाई की भी हेराफेरी की हो, उसपे रिश्वत का इल्जाम नहीं है शेख रशीद पे। चाहे कुछ भी लोग उसे कहते रहे कि वो ज्यादा बोलता है, अच्छा नहीं बोलता, हाँ ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन वो बेईमान नहीं है। ये शरीफ फैमिली बेईमान है, चोर है ये। अगर इनमें से लगे ना खूनी माशाल्लाह, 1 लाख 2 लाख मर भी जाएंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है ना बच्चे, उनके लिए कुछ करके चले जाएंगे। भाई ने बहुत अच्छी बात की है माशाल्लाह की, 100% करीब थे। चले जी जनाब जी जी। अच्छा, कुछ कॉलर आपके बहुत मसखरापन करते हैं, कुछ नहीं समझ में आता तो लतीफे सुनाना शुरू कर देते हैं, और मतलब अपने गिरीबान में नहीं झाड़ते, और कहते हैं कि टू द पॉइंट बात करो। मेरे नजदीक तो टू द पॉइंट आज यही बात है कि राना शमीम पे ही बात होनी चाहिए, क्योंकि 3 दफा का वजीर आजम जो भागा हुआ है, चोर है, डकैत है, और उसकी कारकर्दगी तो देखें, मतलब शर्म से डूब मर जाना चाहिए उन कॉलर्स को भी जो उसकी तारीफ में बोलते हैं। मतलब इससे ज्यादा घटियापन और क्या हो सकता है किसी पाकिस्तानी के लिए? इससे ज्यादा मैं समझता हूँ कितनी इंसल्ट होगी कि मतलब एक 3 दफा का वजीर आजम वहां बैठा हुआ जाली एफिडेविट बनवा रहा है यार, शर्म आनी चाहिए यार। तो आप ये बताएंगे 3 दफा का वजीर, तो हम सपोर्ट करते हैं यार। आप ये बताएंगे 3 दफा का वजीर आजम जो बैठा हुआ है, क्या कहते हैं, नवाज शरीफ साहब जो है ना, उनको भेजा किसने, मुल्क का किसने इजाजत देके भेजा गया, कैसे गया, सब कुछ तो आप लोगों के सामने ही है ना। वापस लाने के लिए बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे हुए, तो वजीर आजम इमरान खान क्यों वापस नहीं लेकर आ सके? आप मुझे बता दें, एक जो भाई है उसका, उसके ऊपर 40 अरब के करप्शन के केसेस चल रहे हैं, तो आप ये बताएंगे एहतसाब क्यों नहीं लिया? सवाल तो यही पैदा होता है, ये इस वक्त हुकूमत किसकी है? आप बताएंगे इस वक्त हुकूमत किसकी है? बता दें कि इमरान खान के अंडर में आती हैं। फिर इमरान खान का, फिर आप इमरान खान क्या कर रहे हैं इस वक्त? हुकूमत किसकी है? एक सेकंड, हुकूमत मुझे बताएं किसकी है, हुकूमत किसकी है? जी जी। लोग आके बातें अजीब अजीब करते हैं, समझ में नहीं आता। कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो चोरी करता था रेलवे का कोयला और लोहा, ठीक है, और हुकूमत थी अमीरुल मोमिनीन की, तो अमीरुल मोमिनीन के अंडर में वो चोरी कर रहा था, उनका वजीर अमीरुल मोमिनीन ने खुली इजाजत दी हुई थी उनको, तो कारकर्दगी दोनों की खराब हुई, अमीरुल मोमिनीन की भी खराब थी, और जो चोरी कर रहा था उनका वजीर बकौल शख्स थे वो भी खराब थे। अब वो फिर कह रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन को वापस ले आओ, मार्शल्ला लगा दो, तो समझ में नहीं आ रहा है लोग इतने कंफ्यूज क्यों हैं। फिर वो कहा उन्होंने कि शेख, असल बात ये कि लोग कंफ्यूज इसलिए कि हुकूमत खुद कंफ्यूज है इस वक्त, आपने देखा नहीं? फिर उन्होंने कहा कि शेख रशीद 13 वजारतें में रहा है। भाई हम भी देख रहे हैं, बचपन से शेख रशीद वजारत में रहा है, कारकर्दगी मुझे बता दीजिए। 15 दफा का वजीर रहा है, हमें क्या करना है यार, कारकर्दगी करना है ना हमें। ये अभी मरी में जो थाने हुआ है जिसमें इतने सारे लोग हलाक हो गए, ये वजीर इत्तलात थे ना, इसको उठा के घर भेजना चाहिए आपको और फवाद चौधरी को। आप कह रहे कम्युनिकेशन सही नहीं हुआ, आपने, यानी आप सोचिए यार, कनाडा अमेरिका में लोगों को पता है कि भाई तूफान आ रहा है मरी में, वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं था। तो जब यहाँ पे इस तरह के लोग होंगे और लोग उनको सपोर्ट करेंगे, ये पाकिस्तान कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप ये नहीं देखोगे इमरान खान है, ये नवाज शरीफ है, कारकर्दगी की बुनियाद। जी जी जी, बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब, जी होल्ड करें। जी जी, हेलो जी, हेलो जी, जी वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम जी।
जी सिस्टर, आप ये सोच देखिए इमरान खान वालों की कि 2 लाख 3 लाख आदमी मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई यही तो हो रहा है पाकिस्तान में, महंगाई से आदमी मरी तो रहा है, तो इसी हुकूमत पे इसी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो बिल पे बिल पास कराए जा रहे हैं, पाकिस्तान को गिरवी रख के चले जा रहे हैं, तो कोई उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा, मगर गरीब आवाम मर रही है। तो वही सोच आप देखेंगे 3 लाख आदमी मर जाए 4 लाख आदमी मर जाए कोई बात नहीं है। तो अब इससे अंदाजा लगा लें कि भाई जैसा लीडर होगा वैसी कारकुन की सोच होगी। बस मैं इतनी बात कहना चाह रहा था, मैं बाद में। बहुत शुक्रिया, बाद में आ जाइएगा, सब लोग बाद में आए, थोड़ी थोड़ी देर के लिए मैसेज दें ताकि कॉलर क्लियर करूं। जी 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 हेलो जी जी हेलो हेलो जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अभी आप ये देखें कि वो हमारे एक कॉलर हैं जिनकी राय से मैं 1% भी इत्तेफाक नहीं करता, जो कारकर्दगी 3 साल से कारकर्दगी पे जोर लगाया हुआ है और देख नहीं रहे बगैर कारकर्दगी के। फिर बोलूंगा कि वो मुराद अली शाह और कायम अली शाह ने बगैर कारकर्दगी की जिंदगी गुजार दी और इनको ये समझते पंजाबी पाकिस्तान है। कारकर्दगी बलूचिस्तान में भी कारकर्दगी देख ले और सिंध में भी कारकर्दगी देख ले। आप सिर्फ पंजाब की तरफ देखते हैं तो ये कहते हैं बलूचिस्तान बहुत घुमाओ, ये सिंध में भी घूमने चले जाएं और गड़ी बख्श चले जाए, लाड़काना चले जाए, नवाब शाह, सक्कर, तब आपको पता चलेगा। आपको वही पानी पिलाएंगे जिस तालाब से कुत्ते पानी पीते हैं, तब आपको पता चलेगा ये सिंध है। तो ये कारकर्दगी छोड़ दे, मोरूसियत की अल्फाज इस्तेमाल करें कि कोई क्यों नहीं वजीर आजम बनता है। आप ये देखें आजादी चेयरमैन कहाँ से आ गया, कारकर्दगी से आया। ये वो मरियम कैदी कहाँ से आई, कारकर्दगी से आई। तो कारकर्दगी के लफ्ज यहाँ बुरा लगता है, यू नो। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि 2 लाख आदमी मर जाए 3 लाख, ये एक मिसाल है। मिसाल भी समझ में नहीं आता पढ़े लिखे लोगों को। वो 12 आदमी को दिन दहाड़े गोली मार दिया, उस वक्त कौन वजीर आजम था? तो इस वक्त तो इमरान खान के बारे में बोलते हैं, इमरान खान वजीर आजम था, एक आदमी मर जाए, उस वक्त कौन था? और 250 आदमी को जिंदा जला दिया, उस वक्त कौन था वजीर आजम? आपका पक्का किला और वहां पे लोग मरे, घरों को आग लगाया गया। और जब बेनजीर भुट्टो की डेथ हुई, सबसे ज्यादा गाड़ियां जली है एशिया में, सबसे ज्यादा रेप हुए एशिया में। आप तो उस वक्त कौन था वजीर आजम, कौन हिसाब लेगा? आप वो सारी चीज ये छोड़ के आ जाते हैं इमरान खान तो पहले दिन ही आपने। थैंक यू जी जी हेलो जी जी जी। अच्छा, कारकर्दगी जी साधु सलीम साथी साहब कारकर्दगी की बड़ी बातें करते हैं, तो उसकी जरा गुजार कर लें। इनमें कारकर्दगी बताता चलूं मैं, इमारतें गिर जाती हैं, किसी को फिक्स नहीं किया जाता, बच्चे मर जाते हैं, किसी को फिक्स नहीं किया जाता, किसी को निकाला नहीं जाता, किसी डिपार्टमेंट से कोई बरतरफ नहीं किया जाता, बिल्डिंगों को आग लग जाती है, कोई नहीं निकाला जाता, कब्जे हो जाते हैं, कोई नहीं निकाला जाता। मरी का वाकया हुआ है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन 15 लोगों को फिक्स कर दिया गया, 1 हफ्ते के अंदर फिक्स कर दिया गया 15 लोगों को। तो ये फर्क है साबका हुकूमतों में और इस हुकूमत में, बहुत फर्क है। कारकर्दगी की बात करेंगे तो मतलब सिंध तो पूरा ही बंद हो जाना चाहिए, सिंध का हर डिपार्टमेंट बंद हो जाना चाहिए, लेकिन वहां तो कारकर्दगी नजर नहीं आएगी, इसलिए कि आपका उनसे कोई लिंक है जो आप उनकी फेवर में मतलब डूबते चले जाते हैं उनके लिए। आपके मुंह से कभी नहीं निकलेगा सच। सच बोलना सीखें साथी साहब, सलीम साथी साहब, सच बोलें। सच में बड़ी ताकत होती है, असर भी करता है सच। जी 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 अभी तक 7,000 कुछ लोग पाकिस्तान में 75,000 लोग पाकिस्तान बम्बों से मरे हैं और 75। एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी 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 मैं ये कहूंगा कि भाई सिंध जो है पाकिस्तान का इस वक्त भी सबसे ज्यादा खुशहाल सूबा है, सबसे ज्यादा खुशहाल सूबा है, जहां पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, जॉब करते हैं, खुशहाली की जिंदगी बसर करते हैं। आप सिंध में चाहे जो भी कहें, सिंध सबसे ज्यादा इस वक्त स्मार्ट तरक्की कर रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको प्रॉब्लम है सिंध से, तो सिंध का बेसिक प्रॉब्लम है क्या? सिंध का बेसिक प्रॉब्लम है आपने आबादी कम कर दी 1.5 करोड़ कराची की, वो कसूर आपकी गवर्नमेंट का है, पीटीआई की गवर्नमेंट का। कराची में कोटा सिस्टम
खत्म हो गया था, आपने इसको रिन्यू करा, ये पीटीआई की गवर्नमेंट। आपका गवर्नर कराची में है, आपका सदर कराची से है, आपके 4 वजीर कराची से है, आपके 16 एमएनए और 24 एमपीए हैं सिंध से। आप कर क्या रहे हो भाई? आप जवाब दो, कराची में आपने क्या करा या सिंध में आपने क्या करा? आपके फंक्शनल लीग सिंध में क्या कर रही है? आपके जो बदीन में वो बैठे हैं जुल्फकार मिर्जा, फहमीदा मिर्जा, गवर्नमेंट में उन्होंने क्या तीर मार दिया? आप बात करा करो पूरी, एक आदमी को या एक जी जरूरत नहीं है आपकी। थैंक यू सो मच। जी 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 जी, उनके सब कुछ है। आप भी तो पिछले 24 साल से 25 साल से है ना हुकूमत में। कराची में आपने क्या किया? आपको भी तो कराची में कुछ करना चाहिए। आप भी तो कराची के रहने वाले हैं, कराची के सिटीजन है। उस वक्त खड़े हो जाते हैं ना कि नहीं भी हमने कराची को ऐसे करना है। 12-12, 14-14 वजारतें नहीं आप लोगों के पास। आपने क्या किया है ये बताना चाहिए कि मैंने क्या किया है। तो बाकी रही वो 75,000 पीपल मरे हैं पाकिस्तान में बम्बों से, और 7500 सोल्जर मरे हैं जो ऑफिसर थे। उसकी मिसाल वो दी जाती है कि एक और मार्शल लग जाए तो इतने और क्या फर्क पड़ा है? कोई याद करता उनको? हमने तो नहीं कभी सोचा देखा कि किसी ने उनकी बरसी मनाई हो। और 6 ईयर ओल्ड किड के वहाँ अपना IQ लेके लोग आके ये क्यों में आके बात करते हैं, देखें। और सैयद साहब से ये बात है कि सैयद साहब, मैंने नवाज शरीफ को चोर नहीं कहा था कि उसने चोरी की है। ये चोरी का माल खरीदा करते थे, वो भी उतना ही जिम्मेदार होता है। चोरी करने वाले से ज्यादा चोरी का माल खरीदने वाला जिम्मेदार होता है। अगर ज़ियाउल हक ने किया, ज़ियाउल हक मेरी फूफी का बेटा था, मुझे कह रहे हैं कि वो ऐसे था, मेरी तरफ से जो मर्जी का है, जैसे वो बगैर थे ऐसे वो। एक सेकंड जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मोहम्मद रिजवी बात कर रहा हूँ। जी कर सकता हूँ? जी बात कर सकते हैं, करिए। सबसे पहले मैं माफी चाहता हूँ आपसे और तमाम आपके ऑडियंस से। मेरा बोलने का मतलब था मार्शाल्लाह का मतलब ये था कि कितनी दफा पाकिस्तान में क्या पूछ के आया कौन से मार्शाल्लाह। इस दफा मार्शाल्लाह का मतलब ये था मेरा कि आके रातों रात इस ये पीपुल्स पार्टी को निकालो सिंध से, स्पेशली कराची सिंध का हिस्सा है। कराची जो है सबसे बड़ा रेवेन्यू जो पैदा करता पाकिस्तान का वो कराची है। और कराची के अंदर जितने काम मिनिस्टर्स लेके आए वो इंटीरियर सिंध से लाए। वो पैसे खाने के लिए आए, कराची को बनाने के लिए नहीं आए, क्योंकि उनका कराची से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ पैसे खाने के लिए आए, इसलिए कराची तबाह बर्बाद है कराची। अब मैंने सुना है कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है कराची के अंदर उन्होंने ले लिया है और कराची की रोडे वोडे बनाना शुरू कर दिए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मार्शाल्लाह जो मैं बोल रहा था कि फौज को आके इन सबको निकाल देना चाहिए पीपुल्स पार्टी को, और इनको लेके काम करना चाहिए। 2 साल बाकी है, जब 5 साल बाद इलेक्शन होगा आप देख लीजिएगा। 5 साल बाद नहीं, अप्रैल में ही स्टार्ट हो रहा है इलेक्शन। अभी ज्यादा टाइम नहीं है, इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी अभी 4-5-6 महीने बाद। हाँ, इसका नतीजा देख लीजिएगा। कराची जान देने को तैयार हो जाएगा हमारे वजीर आजम के लिए। इस वक्त कराची वाले वेरी अपसेट क्योंकि उन्होंने पीपुल्स पार्टी को दे दिया। पीपुल्स पार्टी वाले इंटीरियर सिंध के मिनिस्टर लेके आ रहे हैं। वो कहते हैं कराची क्या बाढ़ के अंदर है, हम पैसे कमाने के लिए आए। आप समझ गए ना ये किसकी पार्टी है? पीपुल्स पार्टी का लीडर जो बैम्बिनो सिनेमा पे टिकट बेचता था 10 का 15 ब्लैक के टिकट, वो पूरे पाकिस्तान कराची का खास तौर पे 10 का 15 कर दिया उसने, और आपके सामने है कराची की हालत। अब मेरी दुआ है शरीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, खुदा के वास्ते इसको हटाओ, ले लो और ऐसे लोगों को ला जो काम कर सकते हैं। वो बच्चे का नाम किसी को मालूम है जिसने पूरा कराची बना दिया था MQM का, उसे अपनी अलग पार्टी बना ली, आपको पता है नाम उसका? उसको लेके आओ वापिस, हाथ पांव जोड़ो, उसको ला बोलो दोबारा कराची को बनाओ। ये उन्हें करके दिखाया, कराची को बना दिया। जो MQM का था अब अपनी पार्टी बना ली। थैंक यू जी। हेलो जी 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 बात हो रही है कराची की। अब वो तो लेकर आ गया कॉलर एक बात कराची की। मेरा बात तो मेरी और थी, टॉपिक तो मेरा कुछ और था, पर कराची पे बात टॉपिक कहीं से कहीं निकल गया। तो आप ये देखिए ना सिस्टर, सुबह होती है शाम होती है, इमरान खान की आवाज सुबह उठती है नवाज शरीफ, सोने से पहले मरियम, सुबह होती है नवाज शरीफ। इनको जरदारी नजर क्यों नहीं आता? ये तो ये खुद अपने लीडर से पूछे ना कि भाई नवाज जरदारी में तो 10% बकौल इन लोगों के 10% था। बैम्बिनो सिनेमा में ब्लैक के टिकट बेचता था, तो वो इनको नजर क्यों नहीं आता?
ये तो अपने वजीर आजम से सवाल करें ना, ये हमसे किस बात का सवाल कर रहे हैं कि इमरान खान को नवाज शरीफ और मरियम के अलावा कोई दूसरा तीसरा नजर क्यों नहीं आता है? अगर ये तो भाई अपने लीडर से पूछें इस बात को। सही देखा कितना छोटा छोटा मैसेज। जी हेलो जी, बहुत देर से ये भी होल्ड पर थे, अब आप लोग भी थोड़ा होल्ड पे रहे, इनको इनसे ले लूं सवाल का जवाब। जी जी हेलो हेलो, वो होल्ड पे आके चले गए, वो म्यूट कर दिया उन्होंने। जी हेलो जी, एक कॉल मेरी ले रखी जी। जब आपके पास दलाल नहीं होंगे ना तो यही कहेंगे सुबह मरियम शाम नवाज शरीफ, और उसको सीएन टावर से धक्का दे देंगे। दलाल से बात करनी चाहिए। वो कॉलर देखें, वो सैयद साहब है, पता नहीं कौन से साहब है, वो पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सबसे ज्यादा खुशहाल सिंध है और सिंध में लोग काम करने आते हैं। ये इनकी मालूमात का अंदाजा नहीं है। कराची में लोग काम करने आते हैं। कराची देखा जाए सिंध का हिस्सा ही नहीं है। सिंध को तो लूट लिया है। वो भुट्टो जिंदा है, इमोशनल वोट लेता है, देख खिला के वोट लेते हैं। जिस दिन भी डेमोक्रेसी सही आ गई ना सिंध में, एक भी वोट नहीं मिलेगा भुट्टो को। तो जबरदस्ती बदमाशी से वोट लेते हैं लोगों को। वो आपका जितने भी वो है आपके वो वहां के अहदेदार है, वो सबकी ड्यूटी क्या होती है कि इनको पकड़ो, इनको दे के घर में पहुंचाओ और वोट लो, और भुट्टो जिंदा है। अगर जिंदा होता तो काम करते ना। आप कितनी आसानी से बोल रहे हो खुशहाल सिंध है। अब ये दोनों तरफ खेल रहे हैं। कल तक बोले थे सिंध में लोग खुदकुशी कर रहे हैं, सिंध में लोगों की कमर टूट रही है। पाकिस्तान से कॉलर आता। जी हेलो जी। जी ये क्या आगे फजूल की बात करते हैं। सिंध कराची सिंध का हिस्सा नहीं है भाई। सिंध जो है, कराची जो है वो सिंध का दारुल खिलाफा है। और उसमें सिंधी अगर वजीर है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है भाई लोगों को? वहाँ पे सईद गनी कराची से जीते हैं, वो वजीर है। वहाँ पे मुर्तजा वहाब कराची के हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर है इस वक्त कराची के। वहाँ पे शैला रजा है, शर्मिला फारूकी है, बकार मेहंदी है। कराची के हजारों लाखों लोग पीपुल्स पार्टी में। प्रॉब्लम क्या है भाई लोगों को? यहाँ पे आके तासुब फैला रहे हैं कि वो सिंध का हिस्सा नहीं है और सिंध का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है भाई? बात ये नहीं है। बात ये है कि जो आप मुझे ये बताइए कि आपने 1.5 करोड़ लोगों के रिसोर्सेस खत्म कर दिए। सबसे बड़ी बात ये 1.5 करोड़ आबादी, 1.5 करोड़ वंस अगेन आई एम टेलिंग, 1.5 करोड़ आबादी खत्म कर दी और आप उसके रिसोर्सेज देते नहीं है। 3 करोड़ की आबादी है, 1.5 करोड़ के आप रिसोर्सेज देते हो। 35% जो है वो कराची का जो हिस्सा जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड के पास है। आप आगे पता नहीं क्या गीत अलापते हो। पहले आप बेसिक तो पता करो कि सिंध का प्रॉब्लम है क्या। सिंध में जो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। NICVD का हॉस्पिटल मुझे बता दो पूरे पाकिस्तान में। गम्बट हॉस्पिटल लिवर ट्रांसप्लांटेशन का, वहां पे क्या से क्या नहीं हो रहा है। आपको आगे नजर ही नहीं आती वो चीजें। आप मुझे पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, आप खैबर पख्तूनख्वा में 8 साल से, आप मुझे बता दीजिए NICVD की टक्कर का एक हॉस्पिटल हो, या आप गम्बट का लिवर ट्रांसप्लांटेशन का एक हॉस्पिटल आपने बना के दे दिया हो 8 साल में, मैं मान जाऊंगा। आप पहले देखो तो वहां पे हो क्या रहा है। लोग खुश है, खुश रहने दो यार उनको। और जो मसाइल है वो वफाकी गवर्नमेंट ने क्रिएट करी है, सिंध गवर्नमेंट ने क्रिएट नहीं करे हैं। थैंक यू। जी 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 अच्छा, जब इनके 17 नेशनल असेंबली के मेंबर थे और 35 जो हैं सूबाई असेंबली के मेंबर थे, उस पर क्या कर लिया इन्होंने? इन्होंने क्या किया? बोरीबंद लाशें। इनकी कारकर्दगी बता दूं, नौगो एरिया, एक एरिया से दूसरे एरिया में कराची वाले नहीं जा सकते थे। वो वक्त मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि रात के 9-10 बजे। क्या वो आपकी लाइन ड्रॉप हो गई? जी आपकी आवाज ही चली गई थी। जी पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते सैयद साहब पंजाब का कलमा पढ़ रहे थे। मियां साहब ये जी मियां साहब ने वो किया। मियां आप कराची के पीछे आ गए। कराची के हालात बहुत ठीक है। कराची में तो भाई कुत्तों की दुआ नहीं है, वो शहर ठीक कहता है आके। आप 2 हफ्ते एक के पीछे लग जाए, 2 हफ्ते पीछे लग जाए। एक बात किया करे आके जरा। 2-3 हफ्ते पहले तो आप ये बात करते रहे कि मियां साहब ने ये कर दिया जी, मियां साहब वो कर दिया। अब आप कराची मियां साहब को छोड़ के जरदारी साहब के फेवर में आ गए। चले कोई बात जी। चले जी हेलो जी। जी आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी। जो थोड़ी सी रह गई थी वो भी बता दूं। एक साल में 32 स्ट्राइक, ये कारकर्दगी थी। यानी पूरे पाकिस्तान में कहीं ऐसा निजाम नहीं था जो कराची में हो रहा था। एक कॉल पे स्ट्राइक कॉल हो जाती थी।
जिन बच्चों के हाथ में कलम होना चाहिए था उन बच्चों के हाथों में क्लाशनकोव दे दी गई। ये कारकर्दगी रही है वाकई में। फिर ये पूछते हैं कि इमरान खान के साथ, भाई इमरान खान के साथ 8-10 टुकड़े इमरान खान ने नहीं किए, 10 टुकड़े हुए हैं कम से कम। अच्छा, एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी। जी, मैं तो किसी गवर्नमेंट के फेवर में या अगेंस्ट में हुई नहीं। मैं हमेशा एक बात आगे करता हूँ कारकर्दगी की, कि जब नवाज शरीफ था प्राइम मिनिस्टर तो 5% से ज्यादा इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। जब शहबाज शरीफ पंजाब का वजीर आला था उसने पूरे पंजाब को बना दिया था। आज जो मोटरवे और जो सड़कों का जाल और जो इकोनॉमी का हाल है वो सब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और थोड़ा परवेज इलाही का किया जा रहा है। जो हॉस्पिटल बने उन्हीं के दौर में बने। तो मैं क्यों नहीं कहूंगा यार, अगर उन्होंने कुछ अच्छा करा है तो मेरी कुछ उनसे दुश्मनी थोड़ी है। और इसी तरह पीपल्स पार्टी, अगर पीपल्स पार्टी ने अच्छे हॉस्पिटल बनाए हैं, वो जो है उन्होंने वहां पे थर कोल पे काम करा है जबरदस्त किस्म का, आप पहले पढ़ो तो देखो तो। मैं क्यों नहीं पीपल्स पार्टी की तारीफ करूं भाई, अगर पीपल्स पार्टी अच्छा काम कर रही है तो। और जो कराची की बात करता है, तो कराची को जो नुकसान पहुंचाया वो तो पीटीआई वालों ने पहुंचाया, पीपल्स पार्टी ने तो नहीं पहुंचाया। आपने आबादी क्यों कम कर दी 1.5 करोड़? मैं तो सवाल ये पूछूंगा आपसे, जवाब दें आप। आपके 16 एमएनए 24 एमपी है, आपने क्या कराची के लिए करा? तो मैं तो किसी पार्टी को देखते ही नहीं हूँ भाई, मैं तो आगे जनरलाइज बात करता हूँ, कारकर्दगी की बात करता हूँ। इसमें चाहे पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम में हो, नवाज शरीफ हो। मेरे साथ पाकिस्तान से भी कॉलर है। दौर में लोगों को खाना तो मिल रहा था ना यार। जी, मेरे साथ पाकिस्तान के कॉलर है। रोटी तो मिल रही थी, लैपटॉप स्कीम था, दानिश स्कूल थे, खाद मिलती थी, नहरों की सफाई होती थी, मैनेजमेंट बेहतर था, पार्क बना दिए इतने। पाकिस्तान में कभी ख्वाब नहीं सोचे होंगे पंजाब ने जितने शहबाज शरीफ बना के चलाई है। मैं क्यों नहीं तारीफ करूं भाई उसकी। थैंक यू सो मच जी। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम जी। ये पहले 1.5 करोड़। जी जी जी, मोहम्मद रिजवी बात कर सकता हूँ? एक सेकंड के लिए होल्ड कर लें, पाकिस्तान से कॉल ले लूं फिर आपकी लेती हैं, साथ लें। जी हेलो जी। जी बोले। मैं बोलूंगा मैं। अभी आप नहीं बोले, मैं पाकिस्तान से बुलवा रही हूँ, फिर आप बोलिएगा। जी बोले। खामोश हो। जी जी मैम, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो बेशक काफ लीग ने ही वो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बनवाए थे, तो वहाँ पे मेडिसिन जो थी वो वाफर मिकदार में मिलती थी, लेकिन अब नहीं मिल रही। अब देखिए इंसाफ की जमात का तो ये हाल है, उसमें तो ऐसे बंदे हैं जो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते, ठीक है। वो इमरान खान की जो फॉलोइंग थी उसकी वजह से वो अगर आ गए हैं तो उन्होंने उसको एमएनए या एमपी बनवा दिया, ठीक है, लेकिन उनके पल्ले तो कुछ नहीं है। अब उन्होंने अगर देखे उनका हाल तो ये है कि उन्होंने असद उमर को जनरल सेक्रेटरी बना दिया जी, ठीक है, जो बंदा नीचे से कोई सीट भी नहीं जीत सकता, ठीक है ना, आप सुन रही हैं। अगर इमरान खान की यही सूरत हाल है और फिर इमरान खान जो नारे लेके आया था उनमें से इमरान खान ने कोई ऐसा काम या कोई ऐसा नारा पूरा भी नहीं किया, आपको पता है, ठीक है। अगर वो ऐसे सारे काम उसके पल्ले कुछ भी नहीं है तो फिर अगर आप इसकी तरफ देखेंगे, फिर पीपल्स पार्टी या नून लीग ही तो है जिसकी तरफ हम देख सकते हैं। अगर नून लीग ने वर्क किया, इतना काम किया तो ठीक है, अगर वो चोर डाकू थे तो, लेकिन अब भी तो अवाम उनकी तरफ ही देख रही है ना। अगर इमरान खान कोई ऐसा काम कर देता तो जो है वो अवाम जो है वो इमरान खान की तरफ देखती। बाकी वो हीरो है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर हीरो है तो वो अवाम का गला दबा रहा है, ठीक है, अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे रहा। उसने इधर उधर से पकड़ के बंदे उस 22 साल की जो उसने जद्दोजहद की जिस मकसद के लिए की, क्या आज वो उस मकसद के लिए कहाँ खड़ा है? वो आप ये देखें, क्या उसके साथ वो लोग खड़े हैं जिन्होंने 22 साल की जद्दोजहद की? परवेज खटक तो था उनके साथ, परवेज खटक पहले भी वजीर बनता रहा है, ठीक है, वो एक मजबूत उम्मीदवार था, उसने तो उसको भी साइड पे लगा दिया उन लोगों के लिए जो लोग कल तक इमरान खान को एक जाहिल इंसान समझते रहे। इमरान खान बेवकूफ है, इमरान खान हुकूमत नहीं कर सकता, उन लोगों के लिए वो लोग आज उसके साथ बैठे हुए हैं, उन लोगों की वजह से उसने अपने पुराने लोगों को छोड़ दिया। तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि आने वाले वक्त में अवाम ऐसा फैसला करे। अब बाकी दूसरी बात ये रही है कि सर पे हाथ रखने वाले भी उस तरफ ही जाते हैं जिस तरफ अवाम का रुझान ज्यादा होता है। उस वक्त इमरान खान का जो रुझान था, वोटर का रुझान था इमरान खान की तरफ था, ठीक है, कि जी इमरान खान को हमने वोट देना है, तो उन्होंने देखा कि जी इमरान खान को ले आते हैं क्योंकि अवाम भी चाह रही है। लेकिन अब अवाम का रद्द अमल कुछ और है, अवाम नहीं पसंद कर रही, अवाम नून लीग को पसंद कर रही है। और आने वाले वक्त में अगर ये कहें कि जी वो बार बार नहीं लेके आएंगे, उनको नहीं लेके आएंगे, तो 99 के बाद भी तो आए हैं, वो मुशर्रफ दौर के बाद भी तो वो आए हैं ना, तो फिर भी ये कोई जरूरी नहीं है कि वो पहले आए थे अब नहीं आएंगे, अब उनको नहीं आने दिया जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे। ये सब झूठ है। ये मुल्क के अंदर जो निजाम चल रहा है ये ऐसे ही चलेगा, ये ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये ठीक हो जाएगा तो फिर बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे।
वो नहीं चाहते कि ये निजाम ठीक हो और हम पकड़े जाएं। तो इस वजह से मियां नवाज शरीफ दोबारा आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, और बड़ी पुरजोर तरीके से आएगा और वोट भी उसको पड़ेंगे। ये इमरान खान का खाना खत्म हो चुका है, अब इसके पीछे रट्टा लगाना या बात करना भी मेरे ख्याल में फजूल है। हेलो जी, जी बोले जी, आप बात करें। हाँ, आप बात करें जी। बहुत शुक्रिया। मुझे पता है ये टॉपिक नहीं चल रहा है, मगर एक साहब ने अभी जो है ये अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम के ऊपर अटैक जो किया, मैं उनसे जरा सा 2 जुमले बोलना चाह रहा हूँ मैं उनके ऊपर कि जो है सो ये एमक्यूएम जो है पाकिस्तान की बनी कैसा है। सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, इंडिया के अंदर जो वापिस वहाँ पे जो महाजिर गए थे यहाँ से कराची से, जो पाकिस्तान से जब 1947 के अंदर उन्होंने अपना गले लगा लिया वो हिंदुओं को, अपने भाइयों को, तो वो उन लोगों को अपने भाइयों की तरह ट्रीट किया। इसलिए वहां पे जो है वो उन लोगों की एमक्यूएम किधर है, वहाँ के जो जाके हिंदू जो वहां पे गए थे, जो वहां से यहाँ पर आए पाकिस्तान, उन लोगों को जॉब नहीं देते, महाजिरों को फौज में नहीं देते जॉब, वो PIA में नहीं देते, एयरफोर्स में नहीं देते, फौज में जॉब नहीं देते, क्योंकि वो सेकंड क्लास सिटीजन है। जब तो मैं सबसे पूछते फिर रहा हूँ, जो कश्मीर को हम आजाद कराएंगे, कश्मीरियों को क्या सारे जाएंगे वेस्ट पाकिस्तान में काम करने के वास्ते, जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान में जाके उन लोगों को लाता घूसे मुक्के मारने गए थे। देखिए, मुझे यही बोलने का था, तो प्लीज। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने बोल दिया जी। जी 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 की बातें एक साथ बहुत करते हैं, पहले करते थे कोई बिल तो दिखा दो, 3 साल में कोई बिल तो पास किया हुआ दिखा दो, तो वो भी उनकी बातें बिल्कुल जीरो हो गई। एक ही दिन में 32 बिल पास हो गए। फिर कहते थे शुरू से, अच्छा रट एक ही लगाई हुई है, आज गई कल गई, आज गई कल गई, ये खेल खेलते रहे हैं, लेकिन ऐसा भी ना हुआ। फिर कहने लगे नहीं अभी तो देखना नवाज शरीफ आ जाएगा, वो भी तारीखें दे रहे थे। तुम्हारी यकीन करें यार, कितना झूठ बोलोगे यार आपने। कभी एमक्यूएम की किसी कारकर्दगी बता दिया करो, उसने भी इतनी सीटें ली थी यार, तुम्हारी बहुत हमदर्दी है एमक्यूएम के साथ भाई, कभी उसके भी जितना झूठ आप, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि के साथ मिलकर बता दिया करो, क्योंकि एक रूटती थी, दूसरा मनाता था, फिर दूसरा रूट जाता। यानी कि आपको एमक्यूएम की कारकर्दगी पे भी एतराज है बहुत ज्यादा। अरे क्या किया इन लोगों ने? अच्छा किया क्या है? ठीक, सिर्फ वजारतों के मजे लूटे हैं या बाहर प्रॉपर्टीज बना के भाग गए हैं? किया क्या इन्होंने? एमक्यूएम के दौर में तो कराची में काम हुआ है, पता है आपको? हाँ, बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। चाइना कटिंग का पता है, बहुत काम हुआ है, चाइना कटिंग में नंबर 1 रहा है। अच्छा यार, आज ये तो बता दो, ये राना शमीम ने क्या कर दिया नवाज शरीफ के साथ? नहीं, ये पे भी तो जरा सा डालो, तुम्हारा शेयर क्या हो गया, बकरी बन गया? फिर आपकी हुकूमत को उन्होंने सहारा क्यों दिया हुआ? मुझे इस बात का जवाब दे दें। अगर आप नहीं, एक सेकंड जी। हेलो जी, पसंद नहीं है तो फिर क्यों बुलाई हुई है? जी हमारे बड़े अच्छे पाकिस्तान के कॉलर हैं, इनसे सिर्फ कहूंगा आप जलसा ना करें भाई, आप वही बातें करते हैं जो जलसे में होती है, या दलाल से बात करें। और वो एक सैयद साहब होते हैं, वो आज दोनों तरफ खेल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिंध का गवर्नर है। गवर्नर किस काम का होता है भाई? आप वजीर आला बनाते, गवर्नर सिंध दे दे पीपल्स पार्टी को, आप दे सकते, इसलिए वो नहीं लेते सिंध गवर्नर नहीं लेते क्योंकि हाथ पैर कट जाएंगे। तो आप पहले स्विच तो करें, फिर देखिए काम कैसे होता है। और ये कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ आबादी अभी इनके ये सर में फंस गया है, पहले कारकर्दगी फंस गई थी, कारकर्दगी की बुनियाद पे कोई आता तो मुस्तफा कमाल दोबारा आ जाता। चले, कारकर्दगी की बुनियाद पे आ जाता मुस्तफा कमाल दोबारा आ जाता। जी जी बोले जी। ये एमक्यूएम ने दिया क्या है? हाँ, इंग्लैंड वाले कॉलर जो है, इंग्लैंड की जिनके पास कॉलें आती हैं, ऐसे होते हैं मुनाफिक, ये फायदा जो उठा रहे हैं एमक्यूएम से और कह रहे हैं एमक्यूएम ने दिया क्या है। इसको बोलते हैं मुनाफिक। मीर जाफर, मीर सादिक जैसों की मिसाल थी भाई। एमक्यूएम ने जो है क्या नहीं दिया, एमक्यूएम ने एक महाजिर पहचान दी, और सिंध के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर एमक्यूएम के जो थे, यही परवेज मुशर्रफ भी ये महाजिर था, कोई पंजाबी या पठान या सिंधी बलोची नहीं था, ये भी महाजिर था। जो आपके साइंसदान थे AU का, ये भी महाजिर थे। आप कह रहे हैं एमक्यूएम ने दिया क्या है? मुस्तफा कमाल ने जो सारा काम किया है पूरे कराची के अंदर, किसने किया है? एमक्यूएम ने किया है। और बातें करते हैं इमरान खान की, आप इससे मुनाफत का अंदाजा लगा लें कि इन्हीं की वजह से हुकूमत आज इनकी रुकी हुई है, और कह रहे हैं एमक्यूएम ने दिया क्या है। थैंक यू सर। जी हेलो जी, हेलो जी, हेलो हेलो जी। सबसे पहले उस भाई की क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले जो महाजर मूवमेंट बनी थी जी
जी जी के लिए नहीं थी, उर्दू स्पीकिंग महाजरों के लिए नहीं थी। वो जितने भी वहां से इंडिया से आए थे ना लोग, चाहे पंजाबी था, चाहे बलोची था, चाहे सिंधी था, चाहे महाजर, वो सब महाजर थे। करोड़ों के हिसाब से पंजाब में महाजर बैठे हुए हैं। आपने कभी उनको लिफ्ट कराई है कि आप लोग कौन है? जो बनी थी वो महाजर मूवमेंट बनी थी। आप कराची पे कब्जा करके बैठ गए, वहां चले गए से मीरपुर खास में चले गए और सखर में आ गए, हैदराबाद में आ गए। कभी आपने पंजाब का रुख किया है कि पंजाब में भी महाजर करोड़ों के हिसाब से रहते हैं और उर्दू स्पीकिंग रहती है, और जिनकी अब 3rd जनरेशन शुरू हो चुकी है, जिनके बच्चों को उर्दू भी भूल गया हुआ है, उन्होंने पंजाबी, आपने कभी उनसे जाके बात किया? आप इतनी बड़ी पावर थे, महाजर मूवमेंट थे, ये जो चाहे कर सकते थे, ये पाकिस्तान का नक्शा बदल के रख देते थे। लेकिन इन्होंने नहीं, हम कराची है, हमारा कराची है और हम महाजर है। कराची में तो आप बाहर निकले ही नहीं भाई। कहीं पंजाब में जाते हैं ना, करोड़ों के हिसाब से महाजर, उर्दू स्पीकिंग भी है उसमें। आप पाकिस्तान का नक्शा बदल सकते थे अगर बहन भाइयों की तरह रहते। आपने तो कराची पे कब्जा किया जी, ये पोर्ट सिटी है। जब बने थे इन्होंने बहुत बहुत अच्छे काबल बच्चे लोग थे, पढ़े लिखे थे, गरीब घरों के थे, उनको बनाया। तो उन्होंने क्या किया, सबकी प्रॉपर्टी देखो अब जाके, जिनके पास वो मिनिस्ट्रियां थी एमकेएम की, और से वो गरीब घरों के, कोई कुछ था, ना मेरा टाइम मुझे पूरा दे प्लीज। वो सारे के सारे गरीब घरों के थे, कोई वेटर था, कोई कुछ था। आज जाके उनकी प्रॉपर्टियां देखे, आपकी आंखें खुली रह जाए। उन्हीं महाजरों की, महाजरों ने भी किसी को माफ नहीं किया और कराची तक बसते रहे। जाके पंजाब वालों को भी मिलाओ, दूसरे को भी मिलाओ, देखो कितनी बड़ी ताकत बनते हो तुम। आपने तो कभी किसी को पूछा ही नहीं। अल्लाह हाफिज। जी जी सिस्टर, बात हो रही है कि महाजर पंजाब में क्यों नहीं आया। भाई मेरे, आप अपनी नॉलेज को जरा सही कर लो। पंजाब में गुजरावाला से, मुल्तान से महाजर कौमी मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, जिसके बानी अल्ताफ हुसैन थे, वहां से एमएनए और एमपीए बनकर आए। और जब इन्होंने ये देखा एस्टेब्लिशमेंट ने कि ये महाजर कौमी मूवमेंट पूरे पाकिस्तान में फैल रही है, तो उन्होंने फिर उसके ऊपर हाथ रखना शुरू कर दिया। क्योंकि वही बात है कि ये एस्टेब्लिशमेंट से इनका कोई लेना देना नहीं था। मगर आपको पता है कि पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट चला रहा है। तो इस वजह से अल्ताफ हुसैन के साथ जो हुआ वो आप लोगों को सबके सामने है। गुजरावाला में, मुल्तान में, आप हिस्ट्री उठा के देख ले, एमक्यूएम महाजर कौमी मूवमेंट के एमपीए और एमएनए दोनों जीते। थैंक यू जी। जी, ये पूछ रहे हैं कि महाजर पंजाब, ये महाजर पंजाबी की तो बात ही नहीं हो रही कि वो महाजर था, वो हम तो ये बात ही नहीं कर रहे हैं भाई। महाजर भी हैं, पंजाबी भी हैं, बलोची भी हैं, सब एक पाकिस्तान है ये मेरा तो क्वेश्चन ये है कि एमक्यूएम बनने से महाजरों को क्या फायदा हुआ। मेरा तो क्वेश्चन ये है। मैंने तो नुकसान होते ही देखा वहां पे कराची वालों का। भट्टा उनसे लिया जाता था, अपने ही लोगों को मारा जाता था, लूट मार अपने ही लोगों से की जाती थी। मतलब मैं तो हैरान हूं कि क्या फायदा दिया है एमक्यूएम ने महाजरों को। कोई एक काम तो बता दें, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी बना देते, कोई अच्छी ऐसा काम कर देते महाजरों के लिए जो वाकई में महाजर दुआएं देते। उनको तो नो गो एरियाज दिए, पूरी बंदलाशें दी, बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज पे कब्जे भी कर लिए अपने ही लोगों के। ये काम हुए। फिर बात करते हैं कि ये महाजर था, भाई ये तो बात ही नहीं हो रही। महाजर भी हैं, पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं, सब हैं। आपने तो लासानियत की बुनियाद पे बनाई ये तंजीम, और उसी बुनियाद पे आपने कितना नुकसान पहुंचाया। सब एक साथ रहते थे, कभी कोई तमीज ही नहीं थी। एक सेकंड जी। हेलो जी। जी रजी बात कर रहा हूँ जी। मैं ये जो भाई साहब बोल रहे हैं कि एमक्यूएम की जरूरत वगैरह क्या है, मैं इन भाई साथ बिल्कुल ही एग्री हूँ। कोई जरूरत नहीं थी एमक्यूएम की। अगर सब हमारे को भाइयों की तरह ट्रीट करते, पंजाबी, बलोची, चिया, सुन्नी, उर्दू स्पीकिंग, अगर ये होता तो जरूर बिल्कुल जरूरत नहीं थी। मगर सिंध के अंदर महाजिरों को सेकेंड क्लास ट्रीट किया जाता था, जब तो वो एमक्यूएम बनी, जब तो लोग उसके पीछे भागे, अल्ताफ हुसैन के पीछे। उन्होंने भी कोई कारनामे नहीं किए, बिल्कुल सही है। मगर जरूरत क्या थी? अगर बराबर ट्रीट करते, सब लोग महाजिर गिरेबान पकड़ लेते अल्ताफ हुसैन का कि हमें भाइयों की तरह ट्रीट करें, हमें जॉब दे रहे हैं, फौज में
पुलिस में, जितनी भी बड़ी बड़ी जॉब है ऑफिस की, उसके अंदर सब पे जॉब दे रहे हैं, हमें ट्रीट बराबर करें। तो क्या बकवास कर रहा है सल्ताफ हुसैन? एमक्यूएम की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए, मैं कैनेडियन सिटीजन हूँ, आप लोग हम लोग को बराबर ट्रीट करते हैं यहाँ पे, बिल्कुल वैसे अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है, रिटायर्ड होते तो पेंशन सबको बराबर मिलती है जी। कितना अच्छा हम लोगों को ट्रीट करते हैं। क्या पाकिस्तान के ऐसा है? वहाँ फौज में जाके अप्लाई करो, एयरफोर्स में अप्लाई करो, पीआई में अप्लाई करो, उर्दू स्पीकिंग, वो मुस्कुराता है। मुस्कुरा क्यों रहा है पता है इंटरव्यू लेने वाला? कि ये सौले को ये तक नहीं मालूम है हम लोग उर्दू स्पीकिंग को नहीं लेते, जब तो एमक्यूएम बनी है। कोई जरूरत नहीं है एमक्यूएम की। मुझे लाहौर वगैरह की जो भाई बात करे, मुझे नहीं बात करनी है। मैं कराची का हूँ, स्टिक विद द कराची। थैंक यू। चलिए जी, कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिए। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में। देख रहे हैं मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है जी। हेलो जी, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीटीआई में जितने भी लोग हैं वो कारकर्दगी पर नहीं है, वो सिर्फ चापलूसी पर हैं। और जो बंदा चापलूसी अच्छी कर लेता है, मैं तो इस बात पे बड़ा परेशान हूँ कि अगर अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब बीमार ना होते तो जितने सॉन्ग उन्होंने गाए हैं शायद आज वो वजीर दाखिला होते पाकिस्तान के। क्योंकि वहां पर तो जो इमरान खान की डीसी कर लेगा, इमरान खान की चापलूसी कर लेगा, वो ही बंदा आगे आएगा, काम करने वाला बंदा नहीं है। मुझे ये बताएं कि इमरान खान ने किस वजह से असद उमर को जनरल सेक्रेटरी बना दिया? ये वही बंदा जिसने मुर्शिद का बेड़ा गर्क कर दिया, ये वही बंदा जो कहता था कि मैं वजीर खजाना आऊंगा तो मैं तो ऐसे कर दूंगा। तो भाई जब आप ऐसे बंदे लगाएंगे तो आपकी जमात का सत्यानाश ही होगा। आप फिर पुरुमीद ना रहे कि अगला इलेक्शन में जीत जाऊंगा। जब जैसे असद उमर ने मुर्शिद का बेड़ा गर्क किया, ऐसे ही उसने आपकी जमात का बेड़ा गर्क भी कर देना है। खान साहब आपके जो मुरीदान बैठे हुए हैं, ये बातें हमारे ऊपर तो बहुत करते हैं आगे। काश कोई आपको भी बात समझा दे आगे। ये अभी वो मेरे प्यारे भाई जो जलसा करते हैं, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जानू आप इस तरह करें, अभी खान साहब आपके साथ सोते रहे यहाँ पे आके, आप उनको समझाएं खान साहब वो काम का बंदा साथ बिठाएं, काम का बंदा अपने साथ लगाएं। अगर अगला इलेक्शन आप जीतना चाहते हैं तो भाई इनके पास कुछ भी नहीं है, ये सारे भाग भूग के आए हैं। और अभी 35 बंदे नून लीग से राब्ता कर रहे हैं मैंने, वो कहते हैं बिल पास कर रहे हैं। भाई बिल पास करते रहे आप 50 बिल पास कर दें, लेकिन बिल पास करने का मकसद ये है कि अवाम को रिलीफ मिले जी। आपके बिल पास करने का क्या फायदा? अवाम तो वैसे भूखी मार रही है, और ऊपर से अगर बिल पास करते भी है तो ज्यादा सवाल आ जाता है अवाम पे। भाई हमें आप बिल का ना सुनाएं, अगर बिल पास करना है तो कोई ये आके हमें सुनाए कि आज चीनी का रेट सस्ता हो गया, आज घी का रेट सस्ता हो गया, आज अवाम खुशहाल है, ये आगे हमें बताएं। ये ना बताएं कि तो अभी आपने सुना नहीं, शेख रशीद साहब ने कहा कि सिर्फ 6 महीने में इमरान खान महंगाई को बिल्कुल कंट्रोल कर लेगा। हमें पता है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, अवाम बहुत परेशान है, मगर 6 महीने का टाइम दो, मुझे पता है कि हमारा कप्तान बिल्कुल ठीक कर लेगा मुल्क के हालात। तो क्या कहेंगे? कर लेगा। जब उससे फवाद चौधरी की बात के बारे में पूछा गया कि आपके वजीर मुशीर ये बात करते हैं, कहता मेरी बात करें, मैं दूसरों की बात नहीं शुरू हो गया भाई। ओहो अच्छा यार, एक तो ना दरमियान में ना आप ना आया करें, मुझे बात तो कर लेने दे यार, मुझे बात भी नहीं करते रहते हैं मेरे भाई। आप बड़ी अच्छी बात करते, मैं इतना एंजॉय करता हूँ, लेकिन पीटीएम में कोई आप जैसा बोलने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ पीटीएम ज्वाइन कर ले, इमरान खान के खिलाफ आप जबरदस्त डिबेट करेंगे। और दूसरी बात, कभी आप है ना पीपल्स पार्टी की तकरीर देख लें नवाज शरीफ के खिलाफ, सेम यही तकरीर हो रही है जो आप कर रहे हैं। और कभी नवाज शरीफ की तकरीर सुन ले पीपल्स पार्टी के खिलाफ, यही तकरीर। तो आप जरा कॉपी पेस्ट आपको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप याद अच्छा करके आते हैं, इसलिए हम एंजॉय करते हैं। थैंक यू। अच्छा सुने तो सही। मैं आपको जानू क्यों कहता हूँ? मैंने कभी बेगम को जानू नहीं कहा, आपको कहता हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, आप लड़ते भी हैं, आप हंसते भी हैं, आप मुस्कुराते भी हैं, इस वजह से जानू कहता हूँ आपको। ठीक है जानू, बात सुने, आप अपने इमरान खान को समझाएं कि बोंगियां मारना छोड़ दे, अभी टाइम कम रह गया उसके पास, किसी ने नहीं सुननी उनकी बोंगी, आपको काम करके दिखा दे वो। ठीक है, आप जलसा करते हैं, जलसा नहीं हम करते, हम सुनी सुनाई बातें नहीं करते, हम अवाम से पूछ के आते हैं कि अवाम का रद्द-ए-अमल क्या है। जी हेलो जी। ठीक है सर, आप ये देखिए कि आज न्यू अनारकली बाजार में जो वाकया हुआ, आपके एक भी पीटीआई के कॉलर ने आके उस पर मजम्मत नहीं करी। सही है, इतना बड़ा वाकया हो गया। एक बच्चा तो उस एक बच्चे की तो जान ही चली गई, आपने देखा ना कितना दहशतगर्द है, दहशतगर्दी की जी। और 8-10 जो है वो क्रिटिकल है। हाँ जी। ठीक है, उस पे शेख रशीद आके कह रहे हैं कि जी हमने तो हाई अलर्ट पहले ही बोल दिया था जी। आप ये बताइए कि आप भी टीवी देखती हैं, हम भी टीवी देखते हैं, किसी टीवी शो में उन्होंने आके ये बोला हो या कोई खबर चली हो कि पाकिस्तान में हाई अलर्ट हुआ है? वही है कि जब हो जाता है काम
तो कहते कि जी हमने तो पहले से इन्फॉर्म कर दिया था, वही मरी वाले वाक़े पे हुआ। तो अच्छा, दूसरी बात वो ये कह रहा है हमारे पाकिस्तान वाले कॉलर, तीसरी जमा के तालिब इल्म के भाई आप हमारी जानू हो और इमरान खान आपके साथ आके सो जाए, तो भाई इमरान खान इनके साथ आके सोएगा क्यों? उसको वैसे ही बहुत दूसरे शौक और हैं, तो वो सोने के लिए क्यों आएगा इनके पास? तो मैं इतनी बात कहना चाह रहा था। थैंक यू सर। जी हेलो जी जी ये मैं पाकिस्तानी कॉलर से स्पेशली क्वेश्चन करना चाहता हूँ यार। कल आपका जो शेर था, कह रहे थे शेर है, देखो हमारा शेर है आज भी। यार वो गीदड़ों वाले काम क्यों कर रहा है? ये राना शमीम से ऐसे घटिया काम करवा रहा है यार। कम से कम इस पे तो रोशनी डाल लो यार। इतना तो बता दो ये घटिया काम क्यों कर रहा है यार। पूरी दुनिया में हम पाकिस्तानियों की इंसल्ट हो रही है ऐसे घटिया कामों से। और कोई पक्का तो काम किया करो यार। मतलब इतना घटिया काम भी किया और उसके बाद भी पकड़ा गया है यार। वो तुम्हारा शेर यार, तुम्हारा शेर इतना मतलब इतना नीचे गिर सकता है यार। इतना तो हमने भी नहीं सोचा था। चलो हमने ये कह दिया था भगोड़ा है, चोर है, डाकू है, सिसिलियन माफिया है, गॉडफादर है, लेकिन इतना गिर सकता है यार। इतना पाकिस्तानियों को शर्मिंदा करेगा यार। मतलब ऐसी घटिया हरकतें तो बच्चे भी आजकल के किसी अच्छे किसी उससे ले लेते यार। तुम ही उसको गाइड कर देते कि यार इस तरह से वीडियो नहीं बन, उसका एफिडेविट लो यार। कोई अच्छी गाइडलाइन यार। तुम एक सेकंड जी हेलो जी जी कॉलर्स के लिए तो सिर्फ 25 मिलियन मार्च ही। एक सेकंड जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बस वो इस वक्त जो है ना पोस्ट कोविड सिम्टम से गुजर रहा हूँ इस वक्त। अच्छा, शदीद किस्म के? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद ही सिम्टम्स आते हैं तो वो भी होता है, तो उससे हॉस्पिटल को जाना होगा। ठीक है जी हाँ। अच्छा मैं अभी ना सुन रहा था कि हर वक्त वो बात कर रहे हैं, आपने टॉपिक कुछ और दिया है। जी मेरा टॉपिक कुछ और है पर बात कुछ और हो रही है, समझ नहीं आ रहा टॉपिक पे क्यों नहीं बात हो रही। जी तो राना शमीम कर रहे हैं आप, वो आप मतलब यहाँ बात हो ईरान की, तो वो बात कर रहे हैं तुरान की। तो बात ये कि इनको चाहिए कि वो राना शमीम को गोद में ले लें। पहली बात तो ये है कि इतना ज्यादा पसंद राना शमीम ना। अरे आपको क्या कॉलर पे बात ना करें आप तो फिर कॉलर पे। दूसरी बात मैं ये कहूंगा इन्होंने आकर भाषण दिया, ठीक ना, अपनी जहनीत की अक्कासी करी यहाँ पर, और नवाज शरीफ साहब जो 3 दफा के वजीर आजम रह चुके हैं, उनको कहा कि वो सिजेरियन जो है वो फादर है। तो भाई जब ये आपका 3 दफा के वजीर आजम है, जब आप अपने बाप की आप इज्जत नहीं करते तो कम से कम वजीर आजम नवाज शरीफ कर लो। ये आपके 3 मर्तबा के वजीर आजम है, ये सिजेरियन फादर नहीं है। तो अपने बाप की इज्जत नहीं करो भाई, इनकी इज्जत करो आप, तो फिर दुनिया में फला मिलेगी। नहीं तो आप जो है ना रंग का दरगाह बन जाओगे, आपको दुनिया ठोकरें मारेगी और आपका ठिकाना जहन्नम होगा। तो मेरा सिर्फ इतना सा मैसेज ये है समीना जी। बाकी मैंने आपको पहले भी कहा था कि पाकिस्तान में जो है दहशतगर्दी शुरू होने वाली है। अगर आप पिछले प्रोग्राम देखें तो शुरुआत शुरू हो चुकी है और ये दहशतगर्दी रुकेगी नहीं। ये दहशतगर्दी अब तालिबान भी आ रहे हैं और तालिबान आपके ड्यूरेंट लाइन पे जो है ना आपके फौज को जो है ना जहन्नम रसीद करके उनसे फिर दोबारा से बस निकल आया अब अच्छा समीना, हमारे ना मोहल्ले में एक कुत्ता है, वो भौंकता है, छोटा सा है। एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी WHO उस मुल्क पे बैन लगा दे कि कोरोना के टाइम में बगैर मास्क के 25 मिलियन मार्च हो रहा हो। अच्छा दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, एक सेकंड होल्ड करें। जी अरे सारे ही ड्रॉप हो गए, होल्ड पे नहीं जा पाते, किसी का भी होल्ड पे जाना ही नहीं होता। जी हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि हमारे मोहल्ले में एक कुत्ता है, वो सब पे भौंकता है, छोटा सा। अच्छा डराते हैं तो दबक के अंदर चला जाता है। सबने शिकायत की उसके मालिक से कि यार इसको देखो ये सबके ऊपर भौंकता है। तो वो कहने लगा ये आदत से मजबूर है। फिर उसने लिख के लगा दिया ये जो है ये भौंकता है, किसी को काटेगा नहीं, ये सिर्फ भौंकने की हद तक ही भौंकता है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि ऐसे कुत्तों से बस बचना चाहिए, क्योंकि कुत्ते को हम काट नहीं सकते। पत्थर तो मारते हैं तो अंदर भी भौंक के चला जाता है, तो बस इतना ही उसका दमखम होता है। तो उससे क्या बहस की जाए। अच्छा ये कहने आए थे फिर उससे क्या बहस की जाए। जी पाकिस्तान वाले भाई तो लोगों को बबलू बबलू नो बोला करो। क्या वो सब पैसे बातें कर रहे थे जो तुम्हारे पास हो रही है, ये तो पैसों के तो बेले में सोता है। वहाँ कॉलर के ऊपर क्यों जाते हैं आप लोग। जी हाँ, शाइस्तगी का
शाइस्तगी का जो दामन है वहां से ना छोड़ा करें। कॉलर से मेरी रिक्वेस्ट है जी, अगर एक जी 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 एक से आके कोई गलत बात कह ली तो आपको जरूरी थोड़ी उस गलत बात का गलत बातों में जवाब दिया जाए। आप खामोश हो जाओ यार, इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है। दूसरा ये कि मैं ये आज अपने पाकिस्तानी भाइयों को कहना चाहूंगा कि हमारे एक बड़े अच्छे राइटर थे पाकिस्तान में, डॉक्टर डेनिस आयजी, बड़े कमाल के ड्रामे लिखा करते थे। तो वो उनका आज कनाडा में इंतकाल हो गया है। तो नल्लाई राजू ने आपने बड़ी अच्छी बात की। मेरे भी एक अजीज हैं जिनकी जो ना मदर बहुत शदीद बीमार है, तो मदर इन लॉ, तो उनके लिए दुआ की दरखास्त है आप सब लोगों से। वो सीरियस कंडीशन में पाकिस्तान में कोरोना में हॉस्पिटल में है, तो आप सब लोग जरूर उनको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और उनको अपने घर वापस लेकर आए। काफी उनके घर वाली फैमिली परेशान है। हमारे सोशल मीडिया पे भी डला हुआ है, तो उसमें जरूर आप लोग भी शेयर करें, लोगों को बताएं कि दुआ करें इनके लिए। जितने भी आपके जानने वाले हैं इनके लिए भी दुआ करें, जिनका अभी आपने बताया नल्लाई राजू ने, उनको भी अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में जगह दे और उनके लवाकीन को सब्र दे। तो इसको भी जरा शामिल किया करें इन सब चीजों में, बहुत सारे लोग देखने वाले हैं। बहुत अच्छी बात आपने आगे की जी, थैंक यू। बाकी ये कॉलर से रिक्वेस्ट है यार कि अपनी अपनी बात करो लेकिन किसी में पर्सनल ना जाए। तो बाकी वैसे आपका टॉपिक था क्या आज? आप देख लीजिए, जो टॉपिक लिखा हुआ सामने आपको नजर आ रहा है टीवी पे कि नहीं नजर आ रहा। मेरा टॉपिक क्या था, टॉपिक कहाँ से कहाँ घूमा, क्या क्या किससे क्या हुआ। और आप ये देखें कि बट्स आपको मैंने होल्ड पे डाला था और मैंने जब उनको एयर पे लिया तो मैंने एयर पे लिया, उसके बाद वो ड्रॉप हुए, उसके बाद ड्रॉप हो ही गए। उनको लगा कि शायद मैं उनको एयर नहीं करूंगी आज। नहीं, वो भट्ट साहब जो है मेरे ख्याल में बिजी हो गए, वरना तो वो जरूर है जी, वो जरूर आते हैं और टॉपिक पे बात भी करते हैं। टॉपिक पे आज कोई बात ही नहीं कर रहा, सब कॉलर पे आके बात कर रहे हैं। कोई सारे ही कॉलर मोहतरम है, लेकिन भट्ट साहब की बात थोड़ी डिफरेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे कॉलर कम है, लेकिन ये कि वो आगे अच्छी बातें करते हैं तो उनकी तो ये भी बात करनी थी। दूसरी यार बात ये है कि भाई मैं कारकर्दगी पे बिलीव करने वाला आदमी हूँ और कारकर्दगी ही होनी चाहिए। हमने 10 ट्रायल कर लिए, हर तरह का हमने तजुर्बा कर लिया पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान मजीद तजुर्बात का मोतमिल नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी चलने दें, लोगों को एम्पावर करें। देखें मसाइल जो है उसको देखें कि मसला क्या है। मसला ये है कि हमारे पास सियासतदान क्यों नहीं आते अच्छे। उसकी वजह ये है कि अब आपका बल्दियाती निजाम ही नहीं है। यहाँ जो नर्सरी है, बल्दिया जो है वो सियासत की नर्सरी है। पहले स्टूडेंट यूनियन हुआ करती थी। आप देखिए इस वक्त के जितने बड़े बड़े सियासतदान हैं वो सारे अपने जमाने में स्टूडेंट लीडर या स्टूडेंट यूनियन में होते थे, वो खत्म कर दी गई। फिर ये रह गया कि बल्दिया रह गया था कि बल्दिया से काउंसिलर लेवल पे लोग आते थे, सीखते थे, लोगों में उठते बैठते थे, फिर आगे जाते थे, तो वो बन जाते थे सियासत में। और उनकी आपने ये भी सुना होगा, आपने कहा सियासत में बन जाते थे, सियासतदान बन जाते थे। आपको नहीं लग रहा कि बिलावल भुट्टो पहले कहते थे कि उसमें बचपना बहुत है, वो सियासतदान नहीं है, पर अभी देखिए वो बड़े बड़े सियासतदानों को मात दे रहे हैं। सुन रहे होंगे आप भी मीडिया के अंदर। नहीं, सुन भी रहे, देख भी रहे, उनकी काफी कारकर्दगी बहुत बेहतर है। बिलावल, वो आप बताएं कि बिलावल भुट्टो जो है, मैं आपसे ही बात पूछना चाह रही हूँ कि बिलावल भुट्टो में जो अब लोग शोर मचा रहे हैं कि वो एक सियासतदान बनकर उभरते हुए आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपको वो हैं तो एक सियासतदान की बेटे है ना, बेनजीर भुट्टो की बेटे एक लीडर था, तो उसमें थोड़ा सा तो एक बड़ी सियासतदान थी, एक बड़ी लीडर थी बेनजीर भुट्टो, उनके बेटे, उसके बाद उनके नाना बिलावल भुट्टो। तो अभी जब उनका मजाक बहुत उड़ाया जाता था कि भाई उनको तो स्पीच करनी नहीं आती, एक पर्ची लेके वो बोलता है, पर्ची भी वहीं खोलता है जब स्पीच कर रहा होता है जलसे के अंदर। तो अभी लोग बोल रहे हैं कि वो बड़े बड़े सियासतदान को मात दे रहे हैं बिलावल भुट्टो जो है, तो क्या कहेंगे? बिलावल भुट्टो ने बहुत तेजी से बहुत ज्यादा मतलब सियासत सीखी है और अब आके बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं वो जी। और सबसे बड़ी बात है उनके पास टीम सबसे बेहतरीन, अगर पाकिस्तान में किसी के पास टीम है जी तो वो बिलावल भुट्टो के पास है। एक से एक स्कॉलर, एक से एक सियासतदान, एक से एक टेक्नोक्रेट उनकी टीम में है। इसी वजह से बहुत तेजी से ऊपर चले गए हैं वो। और मुझे लगता है कि आइंदा पाकिस्तान के फ्यूचर में वही मुस्तकबिल में वही वजीर आज़म पाकिस्तान होंगे। अच्छा, आपको लग रहा है ये बात? जी बिल्कुल कंफर्म है ये तो, कि वो थोड़ी मेहनत करें पंजाब में और उसके बाद आप देखें कि वो वाकई पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने के लायक है। वो एक तो ये कि उनके पास सब जगह टीम की बात होती है असल में और टॉलरेंस की बात होती है। मैंने अभी तक उनके बारे में अभी तक नहीं देखा या सुना कि किसी को उन्होंने गालम गलोच की हो या
उन्होंने सियासी मुकाबला करा है और सियासी मुकाबला करते हुए वो आगे जा रहे हैं। और उनकी जो उनकी टीम है, भरत है, बाबर और रजा रब्बानी है उनके पास, सलीम मांडी वाला है उनके पास, अपने खोसा साहब है उनके पास, एक से एक लोग उनके पास, एतजाज हसन है, खैरा साहब। एक सेकंड होल्ड कर ले जी बोले जी। तो वो बहुत तेजी से ऊपर आएंगे। उनके पास सिंध है, उनके पास सबसे बड़ी बात ये है, सेनेट में उनके काफी लोग हैं। बलूचिस्तान में देखें, उन्होंने जब चार गवर्नमेंट बना दी, गिरा दी, तो बिलावल भुट्टो नई जनरेशन में आई थिंक ही इज द बेस्ट राइट नाउ एट दिस टाइम। उम्मीद मुझे यही है और मेरी ख्वाहिश भी है पर्सनली कि वो बस वजीर आजम पाकिस्तान बने। चले, थैंक यू सो मच जी जनाब जी। एक सेकंड इनको ले लूं बहुत देर से। जी हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। दोनों तरफ खेल रहे हैं, कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छा है, चलने दे। तो ये और फिर हाथाती चेयरमैन की तारीफ कर रहे हैं, बगैर डेमोक्रेसी के आ गया। तो ये कैसे चलने दे? मौरूसियत तो चलने दे। अभी ये पीपल्स पार्टी के अगर ये कोई वो होते इस भुट्टो खानदान के, तो इनको भी मौका दिया जाता, ये भी जबरदस्त तकरीर करते। भाई उससे ज्यादा टैलेंट है बिलावल से, वो हाथाती चेयरमैन से ज्यादा टैलेंट है पीपल्स पार्टी में। तो ये क्यों, तो इसको क्यों हाथाती चेयरमैन को वो पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बनाया गया? तो मेरिट पे आने देना, ले आप उसको वोट कराएं पार्टी में, आप देखें ये आता है या नहीं आता है। आप अगर उसका बेटा है तो वो आएगा, ये कौन सा फलसफा है भाई? तो ये आपके ऊपर भी पैसे खर्च किए जाए ना। आप अभी शरीफ खानदान, शरीफ आपके नाम के आगे शरीफ लगा दे तो सब बोलेंगे आप जबरदस्त बोलते हैं, आप क्या तरक्की कर रहे हैं। चलें एक सेकंड होल्ड करें जरा प्लीज, 1 मिनट के लिए। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समीना कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे? बेशुक्र है खुदा का, और मैं उम्मीद करता हूँ सारे सुनने वाले और सुनने वाले भी खैरियत से होंगे जी। अच्छा, एक ही आपने बड़ा अच्छा सवाल रखा हूँ, आज की तारीख में इलेक्शन होते हैं मगर इसमें कोई बात नहीं कर रहा, आप देख रहे हैं आज कॉलर किस पे बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं जी, अगर तो इमरान खान दोबारा इन्हीं लोगों के साथ आएगा ना तो हार जाएगा। अच्छा, अभी जो इलेक्शन हो जाए ये लोग होंगे वो हार जाए, क्योंकि लोगों को पता है इनका ना सब। देखिए बात ये है कि अभी वो एक भाई कह रहे थे मारूति, तो भाई गैर मारूति लोगों ने आके क्या किया यार, उनका बेड़ा गर्क हो गया 4 साल में जी। बात तो अपनी सही है, लेकिन हम कतई ये नहीं चाहते कि भाई ऐसे लोग आए जो दोबारा मुल्क को करप्शन की तरफ धकेल के ले जाए। अगर कोई आए तो अपना एहतसाब करके और ये देख कर आए कि ऐसा ना हो कि पिछली दफा की तरह जब लोग हमारे खिलाफ हो गए थे और हमें वोट नहीं पड़े थे, तो ऐसा ना हो कि अगली दफा भी हमको। अच्छा, आपने कहा कि अगर इलेक्शन हो गया इस वक्त इलेक्शन हो गए तो अब ये जो अभी हालात चल रहे हैं तो वजीर आजम इमरान खान को वोट नहीं मिलेंगे, वोटर्स नहीं जाएगा। देखिए इमरान खान अकेले को मिल जाएंगे वोट, अच्छा, लेकिन जो इनके साथी है ना उनको किसी को नहीं वोट मिलेगा। तो यानी कि जो इनकी काबीना में लोग हैं आप कह रहे हैं वो उनको कोई वोट नहीं देगा? नहीं। अच्छा, यानी कि इमरान खान को वोट मिल सकते हैं मगर उनके लोगों को नहीं मिल सकते हैं। इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि पेशावर में जो अपना NW वहाँ पे जो हुए हैं वहीं पे देख रहे हैं कितने वोट पड़े उनको, कितनी सीटें जीती है। सही। तो आप यहीं से देख रहे हैं पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन जो थे, और ये चीजें जो है ना ये आने वाली उसका जो है ना बताते हैं आने वाले वक्त का कि लोगों की सोच किस तरफ जा रही है, दिन किस तरफ जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि इलेक्शन आने वाले हैं या नहीं आने वाले, या सिर्फ ऐसी शोर मच रहा है 5 साल ये पूरे करेंगे, अपने 5 इयर्स पूरे करेंगे, टर्नओवर पूरे कर जाएंगे, लेकिन अभी ये तदारती निजाम लाना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है ना, मुझे नहीं पता किस करवट ऊन बैठता है ये, लेकिन आप देखें जो पिछले इलेक्शन भी नवाज शरीफ आ रहा था तो गुस्से में आ जाए ना आवाम। अच्छा, आप ये देखें कि गुस्से में आ जाए आवाम, नवाज शरीफ अगर वापिस आ जाते हैं, जिस तरह शोर मच रहा है कि नवाज शरीफ वापिस आए, तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ वापिस आएंगे और आना चाहिए उनको वापिस के? देखें हर लीडर जो है ना पाकिस्तान में खड़े होकर ही मुकाबला करता है, अगर आवाम से इतनी मोहब्बत करता है, मुल्क से इतनी मोहब्बत करता है, एक बहुत बड़ा सियासतदान है, तो नवाज शरीफ को वापिस आना चाहिए। इलाज के लिए गए थे तो वापिस आए, आके मुकाबला करें यहाँ पे। तो आपको क्या कहेंगे इसमें? आना चाहिए उनको, अपना इलाज करवाएं, तो आ जाए, नहीं हुआ तो इलाज करवा के आए जी, ठीक है, सामना करें एज ए गुड लीडर जी, ठीक है, हर तरह की मुसीबतें। लेकिन बाकी वो सही बात है, उस दिन कौन कह रहा था, मेरे लियाकत साहब कह रहे थे कि उनकी एज ज्यादा है, जेल की सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मे बी दिस कुड बी द रीजन।
आप देखिए एक बहुत बड़ा सियासतदान है, 3 दफा का वजीर आजम है, जेल की सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सकता तो रिक्वेस्ट कर सकता है। अब ऐसे भी जाहिल लोग नहीं है, आपको पता है इन लोगों के लिए जेल दूसरी होती है, इन लोगों के लिए जेल दूसरी होती है, गरीब के लिए जेल दूसरी बनी है, अमीरों के लिए दूसरी बनी है। तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, मुझे लग रहा है उनको आना ही चाहिए, आके अपनी आवाम का सामना करना चाहिए। अगर आज आवाम उनको बहुत प्यार करती है, बहुत चाहती है, तो क्या मतलब है उसको, उनको नहीं आना चाहिए। अगर मैं एक बात बताऊं, अगर वो आ जाते हैं ना और जेल में चले जाते हैं तो हीरो बन जाएंगे। यकीनन अगर वो आ जाते हैं तो जेल में चले जाएंगे इस टाइम, तो वो हीरो बन सकते हैं, जो चांसेस हैं उनके। जी, क्योंकि अवाम का देना है किधर मुड़ जाए आपको कुछ नहीं पता। हाँ, अवाम का कहना है, सही कह रहे हैं, किधर मुड़ जाए कुछ नहीं पता। बात बता रहा हूँ, पहले जो इमरान खान को वोट पड़े थे नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के गुस्से में पड़े थे, महंगाई, और फिर इतना उसको कंटेनर पे इन्होंने बहुत अच्छा वो किया था। जी, क्या बोलते हैं धरना। जी जनाब, कोई हालात है। आप ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा धरना दिया था इन्होंने, इमरान खान ने। जी, तो आपको लगता है कि अगर इमरान खान की हुकूमत अगर चली जाती है, इन केस अगर इनको नहीं मिलते वोटर, वोट नहीं देते इनको, जो कंडीशन चल रही है मुल्क के अंदर, तो आपको लगता है कि इमरान खान फिर दोबारा धरने की तरफ जाएंगे और धरना देंगे, तो आवाम इनका साथ देगी धरने में या नहीं देगी? ये मुझे नहीं पता, ये कहना बहुत मुश्किल है इस वक्त। अच्छा, इस वक्त आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट है। चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी जनाब, जी बोलिए। अच्छा समीर, बात ये है कि वहाँ पर एक तो IMF ने जो है ना, इनका तो बेड़ा गर्क कर दिया ठीक है लोग का। दूसरी तरफ ये कि ब्लास्फेमी का जो चार्जेस लगाए थे, जो श्रीलंकर बनता था उसमें हम खाए का झूठा, तो वो तो इनको लेकर डूब जाएगा FATF। तो पाकिस्तान में तो बचना कहीं का नहीं है। और दूसरी ये कि नई तंजीम आई है बलोच सरमचारों की, ठीक है, उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। आपके कैपिटल में किया हमला उन्होंने, आपके शहर लाहौर में कैपिटल में उन्होंने किया, और बेकसूर जाने गए हैं, ठीक है। बात ये कि उनको अटैक करना चाहिए पाकिस्तान की फौज पर, उनके इदारों पे वहाँ अटैक। आप जो है ना बहुत ही बस चुप हो जाए। और बात ये कि आपका मुल्क, मैं आपको पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, आपके मुल्क में बचना नहीं है। और दूसरी बात वो बंदे ने कहा, अल्लाह माफी दे, पाकिस्तान हमारा बहुत प्यारा मुल्क है और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद कहेंगे। हम पाकिस्तान जिंदा रहे, हम लोग उसकी शनाख्त है, हमारी पहचान है। हमेशा आके आप पाकिस्तान के लिए इतना बुरी बात बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि आप पाकिस्तानी भी हैं या नहीं है। आई डोंट नो, मुझे नहीं लग रहा कि आप तो कहेंगे कि नहीं मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, जबकि आप पाकिस्तानी है, मुझे पता है पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी आपकी शनाख्त है। आपने अपने बच्चों को भी बताना है कि पाकिस्तानी है, और पाकिस्तान के लिए इस तरह गलत लफ्ज नहीं यूज किया करें, हमेशा अच्छी दुआ करा करें, उसी पे आए। जी हेलो जी। जी सिस्टर, बस सिस्टर मैं अपना भट्ट साहब से कहना चाहूंगा, भट्ट साहब प्लीज आप प्रोग्राम में वापस आइए, क्योंकि आपसे बगैर प्रोग्राम में कुछ मजा ही नहीं होता है। अगर आप प्लीज, आपसे गुजारिश है कि 5 मिनट में गए, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि समीना बहन पहले कॉलर आपको लेंगी। अगर कोई बात नहीं कर रहा होगा तो वो और करा के आपको लेंगी, यानी कि मेरी गारंटी है। भट्ट साहब प्लीज, मैं आपसे बस यही बात कह रहे हैं आप अभी, बात को रद्द नहीं करते। चले देखिए सिस्टर आ रहे हैं 5 मिनट भट्ट साहब। जी जनाब, जी 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 अस्सलाम वालेकुम। आप ये हमेशा वो आप डिबेट करती हैं, समझाती हैं, हाँ। लेकिन वो समझते नहीं, समझ में नहीं आती बात, बहुत अफसोस की बात है। जी, टॉपिक पे बात अब ये ना कि टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं और आके वो ले गए फौज जनरल, पता नहीं किस किस पे लेके जाते हैं, बातें करते हैं, दहशत गर्दी पे। वो बताते हैं मेरी तालीम ये है, तो लिहाजा सबको टॉपिक पे भी ना रहे, आप दलाइल से बात करें। जो दलाइल आपके पास नहीं है तो किसी को अब्यूज करने की जरूरत नहीं है। तो चाहे कोई, सबके अंदाज अलग है, सब कोई साफ ही नहीं है इसमें। थैंक यू सो मच, बल्कि नजूमी है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। जी जी जनाब, जी आप ऐसे कॉलर को यह नहीं करती हैं। मैं तो जब से आपके प्रोग्राम में आया हूँ, आप उस शख्स को टोकती रहती हैं, प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी, और जब कॉल भी आती है हर वक्त। अच्छा, एक सेकंड के लिए होल्ड करें, इनको भी ले लूं, अमेरिका वाले कॉलर भी आ रहे हैं। जी 1 मिनट के लिए इनको होल्ड करें। जी 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 बोले। जी फैसल get better. I think you are sick. Get better as soon as possible. And we'll be ready to fight with you, okay? If you talk about bad about Pakistan, and we'll go fight with you, okay? But get better. God bless you and get better. Please. Don't say anything about bad about Pakistan. Pakistan is our country, okay? You are a good guy, man. Bye. जी 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 मैंने तो यही बताया, उस शख्स के पास कोई लॉजिकल बात नहीं होती, किसी टॉपिक पे बात नहीं होती। पाकिस्तान तोड़ने की बात होती है, पाकिस्तान के फौज के खिलाफ होती है।
मतलब पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ होती है। मतलब कोई तो पॉजिटिव बात कभी तो मुंह से निकलती है वो यार किसी के लिए, या तो फिर लोगों के ऊपर करता है वो शख्स। मतलब ऐसे बंदे को आप क्यों हेयर करती हैं नशवा? ये जो मैं आपको बताऊं कि आपका जो प्रोग्राम का जो एक क्वालिटी टाइम है ना, वो ऐसी कॉलों से जाया हो जाता है। मतलब क्यों आप ऐसे बंदे को आप लेती हैं जो हर दिन हम पाकिस्तान तोड़ने की बात होती है उसके, मतलब कोई तो अच्छी बात मुंह से निकालो यार तुम। या तो कॉलर के ऊपर चढ़ जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, कोई दलाइल नहीं होते, दलाइल से तो बात करनी आती ही नहीं क्योंकि लॉजिक ही नहीं है। जाहिल किस्म का इंसान है, कभी तो पॉजिटिव बात कर ले यार इंसान। इतना मतलब अपने इदारों को आप डिग्रेड करते हैं। दुनिया ये प्रोग्राम देखती होगी, क्या सोचती होगी, हमारा क्या मियार है? हम इतना पाकिस्तान से नफरत करते हैं हम। मतलब मैं तो आपको यही कहूंगा, वरना मैं आपको कॉल करना छोड़ दूंगा अगर आपने इस शख्स को या तो ये समझदारी से कॉल करे, वरना मैं आपको यहाँ कॉल नहीं करूंगा। मैं आज आपको इस तरह की घटिया बातें करता है वो, मतलब क्या हम आपके प्रोग्राम। अभी आप एक बात सुने, अभी देखें, मैंने कितनी दफा बोला है कि कॉलर को मैं बोल रही हूँ, मैं बैठी हुई कॉलर के ऊपर बात कर रही हूँ और कॉलर को बोल रही हूँ। हमेशा मैं उनको भी यही कहती हूँ, आपको भी यही कह रही हूँ, पर आप लोग आगे कॉलर पे क्यों डिस्कस करते हैं? आप लोग अपना टॉपिक दें, अपना तज्जिया करें। देखिए मैं कॉल नहीं, तो अब आप अपनी बात कर ले। मैं खुद कॉलर से निमट रही हूँ ना, मैं खुद कॉलर को बोल रही हूँ ना, तो आप नहीं बोले, हमेशा बोलती हूँ। आपको मैंने बोला ना, फिर आप भी तो वही चीजें कर रहे हैं, फिर उनमें और आप में फर्क क्या रह गया? तो ये बताएं ना कि फर्क बताएं मुझे क्या रह गया। कॉलर, ये आपके लास्ट कॉलर फैसल भाई को बोल रहे हैं, तो भाई आप कौन सी हमारे 3 दफा के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की आप वो करते हो? आज भी तो उनको बातें सुनाते हो। जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है आप राना शमीम को बातें सुना रहे हो, वो भी तो चीफ जस्टिस है पाकिस्तान का। अरे मैंने कितनी दफा कहा कि कॉलर पे आके क्यों बात करते हैं आप लोग? अपनी बातें क्यों नहीं करते? क्यों नहीं मुल्क के लिए बात करते? क्यों नहीं तर्जिया देते? एक कॉलर पे आता है, फिर दूसरा कॉलर पे बात कर ले लगता है। आप मना करें, ये कौन होते हैं कहने वाले? मैंने यही कहा उनको कि मैं मना कर रही हूँ, मैं एज एंकर बैठी हुई उनको मना किया, उनको ड्रॉप किया। आप क्यों बोले चले जा रहे हैं? बस कॉलर को ही खींचे चले जा रहे हैं। अरे छोड़ दे, मुझे भी पता है वो कॉलर आके क्या बात करता है, पर इतनी देर कॉलर पे बात की जाती है, मेरी समझ नहीं आती कि क्यों कॉलर के ऊपर चढ़ते हैं। इसीलिए कॉलर एक दूसरे से नाराज होते हैं। भाई आप अपनी बात करें, अपना फिगर दें, अपनी बात करें, क्यों नहीं करते? शुरू से प्रोग्राम में स्टार्टिंग में कहते इग्नोर करें, अच्छी बात करके जाएं, फिर आप कहते हैं कि मैं तो करता ही नहीं हूं, आप कर रहे हैं आप लोग, तो फिर आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रहा। सेम ही चीज हो गई ना कि इधर मैं इनको रोकूं, इधर रोकूं आपको। जी हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, बात यह है कि आजादी राय का जो हक है वो हर इंसान को है। अगर कोई गलत बात करता है तो उसका तरीका ये है कि आप उसको दलील से जवाब दें। तो उसका ये तरीका नहीं है कि आप उसको जाके उसकी जातियात के ऊपर आके आप अखलाक से नीचे गिरी हुई जो है बातें करें। जब अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो आप दूसरे शख्स को मजीद इरिटेट करते हैं कि वो ऐसी बातें जो है वो मजीद करे। अगर आपके पास कोई लॉजिक है तो उसको अपना दलील से समझाने की कोशिश करें कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है तो इसलिए आप ऐसी बातें ना करें। अब आप देखें कि एक वक्त हालात थे पाकिस्तान में कि हमारी अपना जो नेशनल पॉलिसी है या हमारे अपना फौज है वो कहते थे कि इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन नंबर 1 है। अभी जो है कौमी सलामती की पॉलिसी जो है ये अनाउंस हुई 2 हफ्ते पहले। अब वो कहते हैं कि इंडिया के साथ हमने 100 साल जंग नहीं करनी है। अब हमने इंडिया के साथ जो है पुरअमन तौर पे तजारती तल्लुकात बहाल करने हैं। तो ये सोच जो है ये वक्त के साथ बदलती है। जब वो अदारे जिनके खिलाफ अगर कोई वो बंदा बात कर रहा है, अब वो ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि इंडिया को जिसको वो पहले अपना दुश्मन नंबर 1 गिनते थे और उसको दुश्मन डिक्लेयर कर करके सारी कौम को जो है एक गलत डायरेक्शन पे लगा के अपना गलत सिम्त में लगा के मुल्क की तरक्की को उन्होंने रोका हुआ था। तो आप वो खुद ये सोचने पे मजबूर हो गया कि आपने कौम को एक गलत सिम्त पे लगाया हुआ था। तो इसलिए ठीक है, फैसल भाई की बातें मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि मैं उनकी जुबान खींच लूं। अब मेरा ये पास अपना लॉजिक होनी चाहिए कि मैं उनको कहूं कि नहीं भाई ये मुल्क जो है कोई मस्जिद जो है वो खराब नहीं होती। मस्जिद में जो आने वाले नमाजी होते हैं उनमें खराबी होती है, इसलिए जूतियां चोरी होती हैं। तो अगर जूतियां चोरी किसी मस्जिद में होती हो
तो उसका ये मकसद नहीं है कि मस्जिद खराब है। तो इसलिए हमें उसका मुदावा करना है कि वहाँ पे जो जूतियां चोरी होती हैं वो क्यों चोरी होती हैं। तो यही हाल पाकिस्तान में, अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता है तो वो इसलिए कर रहा होता है, या उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो खराबियां हो रही होती हैं वो उससे इरिटेट हुआ होता है, और वो जो खराबियों का जो जिम्मेदार होते हैं वो लोग, तो उनकी वजह से वो मुल्क बदनाम हो रहा है। तो अगर आपने ये अपना उसका तासर ये ग़ज़ाइल करना है कि मुल्क खराब नहीं है, तो आप जो है ये हिम्मत पैदा करें कि जिनकी वजह से वो मुल्क को खराब कर रहा है, आप भी वो निशानदेही करें कि हाँ, और उसको एडमिट करें कि वो जो जिनकी खराबियों की वजह से वो मुल्क बदनाम हो रहा है, तो आप उनकी भी मजम्मत करें। तो ये एक बेसिक लॉजिक है। तो इसलिए किसी जो कॉलर है उसका आप हक नहीं छीन सकते हैं उससे कि वो अपने खिलाफ इज़हार कर सके। आप उसका जवाब जरूर दे सकते हैं कि नहीं भाई, आप ये बात गलत कर रहे हैं, और ये गलत बात इसलिए कर रहे हैं कि वो हमारा वतन है, और वतन के साथ जो है वो अपना आपकी लॉयल्टी जो है वो खत्म नहीं हो सकती। वतन से शिकायत तो हो सकती है, लेकिन वतन से जो है बगावत नहीं हो सकती। थैंक यू वेरी मच। जी हेलो जी, जी हेलो जी। जी देखिए, भट्ट साहब को इसीलिए हम पसंद करते हैं, क्या बात करी उन्होंने, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। थैंक यू सो मच भट्ट साहब, आप आए और आपने बात करी, वेरी लॉजिकल एंड अप टू द पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी हेलो जी। जी असल में समय जी वजह ये है कि यहाँ पर जो है जो मैंने बात करी, तो मेरे बहुत अच्छे सपोर्टर हैं जो बहुत अच्छी बातें करते हैं, उन्होंने आकर मेरी बात को सेकंड किया। इसलिए सेकंड कीजिए समीना जी, पाकिस्तान के हर लोग, पूरी आवाम, पंजाब से लेकर सिंध तक, कश्मीर से लेकर पंजाब तक, सब खिलाफ है पाकिस्तान फौज के। उनको पता है कि पाकिस्तान को बर्बाद करने वाला, तोड़ने वाला, सियासत में दखल-अंदाजी करने वाला, हाइड्रेंट चलाने वाला, मेरी हाउस चलाने वाला, बिजनेस करने वाला, बिल्डिंग बनाने वाला, बिल्डर बनाने वाला, माफिया, कब्जा माफिया, ये सारे के सारे यही है। उन्होंने बर्बादी पाकिस्तान को, आवाम को इन्होंने करी है। तो भाई हम क्यों नहीं करें? मैं क्या, पूरे पाकिस्तान की आवाम कहती है, दुनिया कहती है, आपको दहशतगर्द दुनिया कहता है। क्यों कहता है? इसलिए दहशतगर्द खुद फौज ने पैदा किया है। दहशतगर्द की नर्सरी पाकिस्तान है। आज जो हो रहा है, जो उन्होंने बोया है। एक सेकंड। जी हेलो जी, जी हेलो जी। जी बात ये हो रही है, आप देखें, मैंने कहा ना कि कोई किसी की कोई डिग्री नहीं है, कोई किसी को डिक्टेट करे, लेकिन गलत बात को जरूर हम बोल सकते हैं। अब बात ये हो रही है, 3 साल से आप समझा रहे हैं, 3 साल से हम लोग समझा रहे हैं, बट वो भट्ट साहब पता है क्या बोल रहे हैं कि दलाल से समझाओ। भाई आप समझाएं, आप तो 2 साल से आप समझा रहे हैं, अब जो नहीं समझ रहा उसके साथ क्या करें। और पाकिस्तान को बुरा कहना, पाकिस्तान के इदारों को आप बोल रहे हैं कि भाई ये काम सही नहीं कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को क्यों बुरा बोलते हैं? पाकिस्तान खत्म होने वाला है, टूटने वाला है, पाकिस्तान को सवाल यही पैदा होता है कि पाकिस्तान को बुरा ना बोले, आप इदारों को बोले, इदारे काम नहीं कर रहे, सिस्टम खराब है, ये सब चीजें खराब है, पर मुल्क को ना बोले। मुल्क तो हमारी पहचान है, हमारी शान है, एक हम जो है ना फख्र करते हैं, हम सलाम करते हैं पाकिस्तान को, और यकीन करें कि पाकिस्तान है तो हम लोग हैं एक तरह से। आप देखें ना कि यहाँ का पासपोर्ट। मेरी बहन, आपने मेरा ख्याल अगर 1000 प्रोग्राम हुए होंगे, 2000, हर प्रोग्राम में आपने लेक्चर दिया है कि वो, लेकिन चिकना घड़ा मैंने कहा ना असर ही नहीं होता। और वो भट्ट साहब और वो एक हमारे सैयद साहब जी बोले करना बोले, और पाकिस्तानी मिलिट्री को आप कैसे बुरा बोल सकते हैं? अगले दिन एक कर्नल का शहीद हुए हैं बलोचिस्तान में, उसका 12 साल का बच्चा आके कह रहा है कि मेरे जो छोटे बहन भाई है ना, मेरी माँ, उसको नहीं बताना कि मेरा बाप शहीद हो गया है पाकिस्तान के लिए, किसी पाकिस्तान के लिए जिसमें तुम रहते हो, जिसका तुम पैरों का सदका यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, वही पाकिस्तान जिसके पासपोर्ट पे तुम ट्रेवल करके आए हो यहाँ पे, तुम्हारे फोरहेड पे ना पाकिस्तान की स्टैंप लगी हुई है। ये जो फौजों को बुरा कहते हैं ना, आके वो बड़ी दलील से समझा रहे थे, नहीं जी नहीं, रेडी से तुम फौज से तुम भी नकार रहे हो, और फैसल भी नकार रहा है। फैसल को तो 50 दफा समझाया, एक आदमी की आदत है, वो नहीं बाज आता तो उसकी छुट्टी सी काट लो और काट दिया करो। सो सिंपल इज दैट। आप भी तो चिटकारे लेके सुनती हैं, तो उसको 15-15, 20-20 मिनट देती हैं, और साथ साथ आप आंसर नहीं होती हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान मिलिट्री के खिलाफ जो बात करता है ना, उसकी काल फौरन काटे, 1 सेकंड लगे या 3rd सेकंड लगे। लोग शहीद हो रहे हैं वहां पे, वो किसके लिए हो रहे हैं? हम लोगों के लिए हो रहे हैं। 12 साल का बच्चा जाके वहां पे कहता है, वो रिपोर्टर से कहता है कि मेरे, वो तो एक रात में जवान हो गया, अब
बेचारा, और दूसरी रात में वो बूढ़ा हो गया। That time these people is come and talk about bullshit on TV. ये देखें कि इतनी खराब लैंग्वेज एक दूसरे के लिए यूज करते हैं। आप लोगों को नहीं पता चलता कि लाइव शो जा रहा है। एक तमीज के अंदर दायरे में बात कर लें। आप भी, आप में उनमें फर्क बताएं, क्या रहेगा, क्या रहता है फर्क, मुझे ये फर्क बता दें आप लोगों में एक दूसरे कॉलर के साथ। जी हाँ जी, आप मुझे फर्क बता दें भट्ट साहब, जरा कॉलर के अंदर ही एक जरा फर्क बता दें वाजे करके। मैं ब्रेक के बाद आपसे को लेती हूँ, छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ कि मुझे फर्क चाहिए बताने के लिए। फर्क बताएं, कहीं नहीं जाइएगा, साथ जाइएगा, छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापिस आए। आप देख रहे हैं कि इतना खूबसूरत शो है, इतना प्यारा प्रोग्राम है, लाखों करोड़ों लोग इस प्रोग्राम को देख रहे होते हैं और लाइक कर रहे होते हैं। अब आके आप लोग अपनी लैंग्वेज को तो दुरुस्त किया करें। आते हैं आके आप क्या क्या बोल के चले जाते हैं, कुछ सोचा करें कि लाइव शो में आ रहे हैं। तमाम कॉलरों से मेरी यही दरखास्त है, क्या आप लोग बोलते हैं आके खट से आके आपको अपनी लैंग्वेज को गंदी गालियां बकना शुरू कर देते हैं। आप पढ़े लिखे लगते हैं यहाँ पे बैठ के, मुझे नहीं लगता कि आपकी एजुकेशन आपने हासिल की है। यहाँ पर फर्क नहीं लगता आप लोगों में। आप कभी किसी कॉलर पे चढ़ते हैं, कभी किसी कॉलर पे चढ़ते हैं, कभी किसी बात। मैं एज ए एंकर बैठी हुई बात कर रही हूँ ना, कॉलर को डील कर रही हूँ, तो आप लोग को क्या जरूरत है आके कॉलर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। हर कॉलर आता है एक दूसरे कॉलर पे आके बात करना शुरू कर देता है। समझने की कोशिश करें। जी हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। देखिए, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस बात पे भी जज्बाती हो जाएंगे। अभी देखिए, बहुत सारे लोग आए, कॉलर्स आए जी, कुछ नामुनासिब बातें करी थी जी फौज के बारे में, उसके ऊपर काफी। तो जो लोग भी, लियाकत साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ कि जो भी आदमी फौज को बदनाम करता है उसको हमें अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। अब जो शेख रशीद बैठ के हर दिन फौज को बदनाम करता है, जबकि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि हमारा डील से कोई ताल्लुक नहीं है, हम इन्वॉल्व नहीं है सियासत में। ये जाहिल आदमी आज आके टीवी पे, नेशनल टीवी पे बैठ के बोल रहा है कि हमारे सर पे तो एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, मैं अपने अल्फाज वापस नहीं लूंगा। हाँ, तरदीद नहीं करूंगा। गेट नंबर 4 की पैदावार है। हाँ, गेट नंबर 4 की पैदावार है जी, है ना। तो ये इसने क्या बताया, इसने बताया कि फौज इन्वॉल्व है सियासत के अंदर, फौज ही हर काम फौज करवाती है। तो ये बदनाम तो सबसे ज्यादा ये आदमी फौज को कर रहा है, जिसको 22 करोड़ अवाम और पूरी दुनिया सुन रही है, पूरी दुनिया के सफारतकार सुन रहे हैं। तो आपने तो खुद बता दिया कि हम कुछ नहीं है, फौज जो करती है वो फौज करती है। तो सबसे ज्यादा बदनाम तो मैंने पहले भी कहा था कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने जितना फौज को बदनाम करा है, किसी ने नहीं करा। चलो एक सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम सलाम जी। समीना, मैं सिर्फ अभी शो देख रही थी, मैं तबीयत मेरी ठीक नहीं, लेकिन इतना कहने के लिए जरूर शो पर आई हूँ। मुसलसल देख रही हूँ 2 घंटे से शो। तो अभी तो हमारे सिर्फ माशाल्लाह से हमारे भाई जो है वही कॉलर्स कॉल कर रहे हैं, खवातीन अभी थोड़ी पीछे हैं। तो ये अजीब सी बात है, फौज को बोल रहा है या पाकिस्तान को बोल रहा है, सिस्टम या हुकूमत को बोल रहा है। लेकिन अब तो कॉलर्स की हालत है कि कॉलर्स आपको बोलना शुरू हो जाते हैं लाइव आकर। कोई आपको सिखाने की कोशिश कर रहा होता है अच्छे तरीके से कि आपको कॉल लेनी किसकी है, कितनी देर के लिए लेनी है, किसकी लाइन काटनी है, किससे बात करनी है और किससे बात नहीं करनी है। तो ये कितनी अजीब सी बात है कि जो शो की होस्ट है और शो को लेकर बैठी हुई है और शो कर रही है, तो सारे लोग आके उसको क्यों सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल सुनने में अच्छा भी नहीं लग रहा होता, ना देखने में अच्छा लग रहा होता है। और रिपीट में तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगेगा। लाइव में तो चला गया। इसलिए लाइव तो ऐसा शो होता है, 1 सेकंड में बात निकल जाती है। जब रिपीट होता है तब बहुत बुरा लगता है ये शो। एक लिमिट तक जो बात है वो बर्दाश्त के काबिल होती है। कुछ बातें ऑन एयर करने की नहीं होती हैं। अगर लाइव शो का हिस्सा बनते हैं आप और लाइव शो में कॉल कर रहे होते हैं, कह रही हैं, तो सबसे पहले आपको ये टिकट्स लेने होंगे ना कि आप लाइव शो पे क्या बात कर रहे हैं। वाकई में सही कह रही है कि उच्ची से एयर पे जाने वाली बातें नहीं होती हैं, कुछ थोड़ा सा लफ्जों का चुनाव, इख्तलाफात है, सबको अपनी बात दुरुस्त लग रही होती है। ये एक नेचुरल चीज होती है, इंसान को अपनी ही बात दुरुस्त लगती है। अगर दुनिया में ऐसा नहीं होता तो ना इतनी जंगे होती ना फसाद होते। लेकिन ये बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि किसकी लाइन कितने टाइम के लिए लेनी आपको नजर आ रहा है और आपको समझ में आ रहा है और आपको अच्छे तरीके से पता है, तभी आप शो लेकर बैठी हो जो आप चला रही है। तो मुझे ये बात बहुत अजीब सी लग रही थी, तो मैंने कहा कि मैं कॉल करके एटलीस्ट ये बात जरूर बोलूं कि ये अच्छा नहीं लगता। आपस में लड़ाई करते हैं जिसका जो अपना नजरिया हर कोई उसके हिसाब से बात कर रहा होता है, लेकिन सारी चीजें आपके ऊपर आकर डालना अच्छी बात नहीं होती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने इतनी तबीयत खराब के बाद भी आपने कॉल किया और प्रोग्राम देखने की बड़ी बात है। पाकिस्तान से भी कॉल की थी शो में समीना। बात ये कि अल्लाह ताला हुक्मरानों को भी अकल दे और जो वादे जो कर आते हैं कुछ तो पूरा कर दें ताकि आवाम का कुछ भला हो जाए। सही, यही बस कहना चाहती थी समीना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
जी हेलो जी। हेलो, एक सेकंड जरा इनका ले लूं फिर आपसे लेती हूँ। जी हेलो जी। जी सिस्टर। जी अच्छा सिस्टर, मुझे एक बात बताइए, क्या आपको नहीं पता आपके शो की माशाल्लाह रेटिंग कितनी है? पूरा दुनिया आपका शो देख रही होती है। अगर ये शो आप और भट्ट साहब अकेले बैठ के भी करें ना तो 24 घंटे ये शो चल सकता है। तो मैं इसमें मैं अपने आप को शामिल करके आपसे ये कहना चाहूंगा, सिस्टर कोई भी गलत बात करे, मुंह से गलत अल्फाज निकाले, 1 सेकंड मत लगाए उसकी कॉल लेने में, कि फिर उसकी अकल खुद ठिकाने आ जाएगी। क्योंकि ये जो कॉलर है, ये पिछले महीने से मैं नोट कर रहा हूँ कि जिसको चाहे गाली बक देता है, जिसको चाहे जो मर्जी कह देता है, कभी कनाडा को बातें सुना देता है, कभी महाजरों को बातें सुना देता है। भाई बात करो, टॉपिक पे आके बात करो जो बात है। और अगेन सिस्टर मैं शामिल हूँ, आप मेरे को भी ब्लॉक कर दें। मेरे को कोई, मैंने आपसे देखे ना कल क्या कहा, मुझसे रहा नहीं गया। आपने तो मुझे नहीं कहा कि कॉल करो, मैंने ही कॉल करी ना। मैंने कहा सिस्टर मुझसे रहा नहीं गया, मैं आपका शो छोड़ के चला गया था। मैंने कहा मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कॉल करने आ गया। इसी तरह मैं आपका शो माशाल्लाह इसको खराब क्यों लोग करते हैं, आई डोंट नो। कि लोग आके पता नहीं किसी चैनल वाले से मिले हुए हैं या क्या चक्कर है कि खामाखाई में आके ऐसी जबान यूज हो जाती है कि जी इसका कोई जवाब ही नहीं दे सकता आदमी। बस मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी हेलो जी। जी बात ये है कि चाबी से चलने वाले तोतों के पास जब मौजूद के ऊपर कहने को कुछ नहीं होता तो दूसरे कॉलर के उगले हुए अल्फाज को चुगना शुरू कर देते हैं। अब बात सिंपल सी ये है कि एक कॉलर, एक एंकर जो होता है उसका काम होता है कॉलर को मेडिएट करना, या जो पार्टिसिपेंट उनको मेडिएट करना। जी। अब ये है कि जो मौजू होगा उसके ऊपर अगर कोई फेवर में बोलेगा तो कोई अपना गलत भी बोलेगा, गलत से मुराद के उसके खिलाफ भी बोलेगा। तो इसलिए जिनको वो अल्फाज पसंद नहीं होते उसमें इतना हौसला होना चाहिए कोई इन अल्फाज को उसके ऊपर गौर करें। दूसरी बात ये आपने पूछा था कि फर्क क्या है। फर्क ये होता है कि अगर आप 3-4 बंदे खड़े हैं और उनके एक दोस्त के वालिद साहब पास से गुजर रहे हो तो एक बंदा कहता है कि भाई देखो तुम्हारे वालिद साहब गुजर रहे हैं, तो एक दूसरा बंदा है वो कहता है तेरी माँ का खत्म गुजर रहा है। तो मीनिंग दोनों के एक है, लेकिन ये ज़हनियत जो है ये अपना उससे अपना उसकी जो है वो जाहिर हो जाती है कि वो किस अपना ज़हन का वो बंदा है। तो इसलिए कॉलर को अपनी ज़बान के ऊपर इस मिसाल के पेश नजर जो है वो अपना वो अल्फाज पे गौर करना चाहिए। बात यह है कि फौज जो है हमारा फख्र है, फौज हमारा वकार है, फौज हमारी जरूरत भी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फौज की आड़ में जो है जो सारी गलतकारियां जो हैं या सियाकारियां जो हैं उनके ऊपर पर्दा डाल दिया जाए। आज जो अगर जवान शहीद हुए हैं उसका मुझे उसका उतना दुख है जितना कि आज लाहौर में या किसी दूसरे शहर में गटर में नीचे उतर के या अपना गटर साफ करके पूरे शहर को क्लीन रखने की कोशिश करने वाला अपनी जान देता है। मुझे उसका खून अपना सिपाही का खून भी जो है उतना अजीज है जितना एक सिविलियन जो है खंबे के ऊपर चढ़ के बिजली के तार अपना ठीक करते हुए पूरे शहर को अपना बिजली प्रोवाइड करते हुए अपनी जान देता है। तो इसलिए खून जो है वो सबका अपना मुकद्दस है जो मुल्क और वतन की खिदमत करते हैं। बात सिंपल सी ये है कि आज हमें जवानों की शहादत के बाद उनकी खून आलूद मईतें दिखाकर जो नाकब अंदेश जो अपना लोग हैं वो अपनी बदअमालियों पर एक्चुअली पर्दा डाल रहे होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे हालात क्यों पैदा हुए कि हमें हर रोज जो है ये अपना शहीदों की जो है मईतें उठाना पड़ती हैं। फौज का काम या जनरल जो होता है उसका काम ये होता है कि अपनी जो फौज है अपने जो जवान है उनकी जान की हिफाजत करे। उसका ये मकसद नहीं होता कि उसकी बदमालियों की वजह से हर रोज जो है हमारे जवान जो है वो अपना शातें देते फिरें और उनकी माओ की जो है गोद उजड़ती रहे। ये सोचने का मुकाम है उन लोगों के लिए कि उन्होंने ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई कि ये हालत जो हो गई है कि अफगानिस्तान जैसे मुल्क का वज़ारत ख़ारजा का तर्जमान कल हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये कह रहा है कि तुम्हारी क्या औकात है कि आप हमें डिक्टेट करते हो। तो ये हालात सोचने वाले हैं उन लोगों की जिसकी वजह से लोग जो है उनके ऊपर अब इतराज करते हैं। अब बात ये है कि जब तक चौकीदार जो है वो चौकीदारी सही तरीके पे नहीं करेगा तो उसके ऊपर उंगलियां उठेंगी। चौकीदार का काम होता है गेट के ऊपर चौकीदारी करना। चौकीदार का काम ये नहीं होता कि ड्राइंग रूम में आके आपके ड्राइंग रूम में आके टांगे पसार के बैठ जाए और आपको आंखें दिखाए। दूसरी बात यह है कि माजी के जो कारनामे हैं वो आमने सामने नजर आते हैं। आज यह है कि दरिया जो है 3 दरिया हमारे इंडिया को किसने भेजे और 3 दरिया भेज के पाकिस्तान को पानी की शॉर्टेज करा के पाकिस्तान की ज़राअत को हमेशा के लिए नुकसान किसने पहुंचाया।
65 की जंग में जीती हुई जंग को ताशकंद में जाके किसने सौदा किया। दूसरी बात यह है कि मुल्क को जो 2 टुकड़े किए थे वो किस के दौर में हुए थे। उसके बाद यह है कि किसके दौर में सदारती महल जो है याशियों का जो है वो अड्डा बना रहा और बाकी जो जनरल जो थे उनके अपना सहूलतकार बने थे। उसके बाद यह है वो कौन सा वो था कि जिसने मुल्क में मजहबी लिसानी और शिद्दत पसंद जुनूनियों को परवान चढ़ाया, क्लाशनकोफ और ड्रग का कल्चर पाकिस्तानियों को मुतारफ कराया, लाखों पाकिस्तानियों और अफगानों को डॉलरों के वक्त कत्ल करवाया, सियाचिन पर भारत का कब्जा करवाया, ब्यूरोक्रेसी, अदालती और सियासी निजाम को तबाह किया। अब ये है कि आखिरी जो जनरल था उसके पास अकबर आजम से भी ज्यादा इख्तियारात थे। अमेरिका के आगे लेट गया, पाकिस्तान को अमेरिका की झोली में डाल दिया, डॉलरों के एवज पाकिस्तानी शहरियों और हवाई अड्डों को अमेरिका के हवाले करके कौमी गैरत का सौदा किया, बैरूनी दहशतगर्दी को अपने मुल्क में ले आया, स्वात पर तालिबान का कब्जा करवाया और पाकिस्तान पर हमेशा के लिए दहशतगर्दी का लेबल गुआ दिया। अब ये वो इल्जामात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज बदनाम हुआ। तो अब ये हमें ये सोचने का तो हक है कि पाकिस्तान हमारा क्यों बदनाम हुआ और जो जिन लोगों की वजह से बदनाम हुआ हमारा हक है कि उनसे सवाल पूछा जाए। जी जनाब, जी बस टाइम खत्म हो गया, जल्दी से प्रोग्राम का में जी बोले। थैंक यू सो मच। टाइम खत्म हो गया तो बस नहीं बोले, अभी 30 सेकंड का कुछ बोलना चाहते हैं, बोलते जल्दी से। मैं कह रहा हूँ ना, अफगानिस्तान टॉपिक है ना, 1965 चलें, ठीक है, चीन ने 3 दरिया है, तो टॉपिक पे आ जाते हैं हम। ठीक है, चलें कल बात करेंगे इंशाल्लाह। ज्यादा तो यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जिंदगी रहेगी इंशाल्लाह। कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। Yeah.